हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 4 ऑफ योर ऑडिटिंग का कंसेप्ट्स। देख लो बच्चों, हमने क्या क्या कर लिया था। इसके पहले तक हमने बेसिक सब कवर कर लिया है। अभी तक अपना थियोरेटिकल पार्ट चलेगा जहां पे आपको थोड़ा थोड़ा बोर हो रहा होगा, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको जो प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं तब बोर होना चाहिए। क्यों? बिकॉज ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपका ये बेस स्ट्रांग नहीं होगा ना बेटा, तब तक आपको आगे मजा नहीं आएगा। ठीक है ना? सो दैट्स वाई पेशेंस रखना, जैसे मैंने बोला है 8th लेक्चर तक पेशेंस रखना। ठीक है ना? जब तक ये सब चीजें हो नहीं जाएगी तब तक आपका आगे मन नहीं लगेगा। परफेक्ट। चलो टेंशन मत लो, एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन करना है आपको एंड हम पढ़ेंगे आगे आपका ऑडिट का सब्जेक्ट। चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या देखा है। बेटा अभी तक हमने देखा इंडियन हिस्ट्री। फटाफट आपको यहाँ पे एमसीक्यू आ सकते हैं, तो फटाफट देख लो। 1857 में जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट आया था, उसमें एनुअल ऑडिट का कंसेप्ट लाया, बट क्या हुआ, वो ऑप्शनल था। उसके बाद में 1913 में उसको कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद में 1956 में वो कंपलसरी तो था ही, तो उसमें बोल दिया भाई अभी ये बंदा, ये जो ऑडिट है ये वही बंदा कर पाएगा जो इंडिपेंडेंट है एंड जो वेल क्वालिफाइड है। परफेक्ट है। ये 1956 में हुआ। इसके बाद में 1965 में कुछ कॉस्ट ऑडिट का कंसेप्ट लाया गया जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है। एंड उसके बाद में 1984 में टैक्स ऑडिट, जो इनकम टैक्स एक्ट का, उसके बाद में वैट का ऑडिट, उसके बाद में ऐसे कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑडिट वगैरह इंट्रोड्यूस हुए 1984 में। एंड देन आपको पता है 2013 की हमने बात की, कंपनीज एक्ट 2013 कुछ इतने सारी नई चीजें लेके आ गया था। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो जरूरी था दैट वाज रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जो हमने उस दिन पढ़ा था सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 वाला। ठीक है ना? तो इधर मैं लिख देता हूं, रोटेशन ऑफ ऑडिटर का कंसेप्ट यहां पे आया था 2013 में। बहुत ही नया कंसेप्ट एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, जो जरूरत था, सोसाइटी का नीड था। रोटेशन ऑफ ऑडिटर लिख रहा हूं मैं यहां पे, सेक्शन 139 सेक्शन 139 सबसेक्शन 2। ठीक है? 139 सबसेक्शन 2 का जो कंसेप्ट था कंपनीज एक्ट 2013 का, जो हम पढ़ेंगे कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे। बस मैंने रेफरेंस दिया आपको यहाँ पे एक एग्जांपल के साथ। उसके बाद हमने देखा था सब बेसिक्स ऑफ ऑडिट। इसमें मैंने बोला था वो जो नए नाम दिए हैं अलग अलग अंग्रेज लोगों के, तो वो तो नाम छोड़ दो, बट आपको सबसे ज्यादा 2 डेफिनेशन रिलेवेंट है। एक है आईसीआई का डेफिनेशन एंड सेकंड है उससे भी कई ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज जो एसए 200 का डेफिनेशन। एसए 200 का डेफिनेशन में हमने 3 सबसे बड़े पॉइंट देखे थे। पहला पॉइंट हमने देखा सर ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है। मेरे साथ बोलना है, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ठीक है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद में बोला सर ये इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। किसका है? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बाद में सेकंड पॉइंट आया, किसी भी एंटिटी का, एनी एंटिटी। सो ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी। ठीक है? 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एनी एंटिटी के सब बाइफिकेशन कर दिए। एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज और लीगल फॉर्म। परफेक्ट? क्लियर विद दिस? मेरे साथ बोलना फटाफट पहले से। An audit is an independent examination of financial information of any entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form. ये हुआ 2 पॉइंट्स। थर्ड पॉइंट, with a view to express opinion on their own। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैंने ऐसे 200 का रेफरेंस दिया था आपको। ऐसे 200, ऐसे 200 व्हाट टॉकिंग अबाउट आपका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स। तो इसे 200 में जब ये डेफिनेशन बोला तो उसके बाद में उन्होंने मेजर चीज बता दी, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑडिटर। 2 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स बोले थे उसमें। पहला वाला था कि रीजनेबल एश्योरेंस लेना है, टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब जब हमें 100% कॉन्फिडेंट तो नहीं हूं, बट जितना मैंने ऑडिट प्रोसीजर्स किया इन अकॉर्डेंस विथ माय ऑडिट प्रोसीजर्स, भाई व्हाट आई एम थिंकिंग कि ट्रू एंड फेयर दिख रहा है, ये मेरे ऑडिट प्रोसीजर्स के बेसिस पे है। मैं 100% वादा ऐसे ठोक के बोल नहीं सकता, छाती ठोक के नहीं बोल सकता भाई कि ये सही ही होगा। ठीक है? जितना मैंने काम किया उस बेसिस पे बोल पा रहा हूं कि भाई ये सही हो सकता है, ये ट्रू एंड फेयर लग रहा है। एंड दैट्स व्हाई वी डू नॉट गिव क्या, ट्रू एंड करेक्ट ओपिनियन हम देते हैं, रीजनेबल एश्योरेंस लेते हैं, नॉट दी एब्सोल्यूट एश्योरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका एमसीक्यू करेक्ट इनकरेक्ट के, ट्रू और फॉल्स के लिए। परफेक्ट है? इतना बहुत अच्छे से याद रखना। एंड इसका सेकंड ऑब्जेक्टिव हमने बोला था टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट। पहला तो था टू ऑब्टेन द रीजनेबल एश्योरेंस वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सही है? ये वर्डिंग मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट में मिसस्टेटमेंट क्या होता है? जो शुड बी एंड एक्चुअल का डिफरेंस।
ठीक है, शुड बी एंड एक्चुअल का डिफरेंस। एंड इसके बाद में मैंने बोला था सर ये मिसस्टेटमेंट तो ठीक है, बट इसका मटेरियल मिसस्टेटमेंट कब बोलेंगे, तो जब वो एक ऐसा लेवल जहां तक कोई भी यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को टॉलरेट कर सकता है, वो टॉलरेंस के ऊपर चला गया, मतलब क्या, मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब क्या, मटेरियल। अगर टॉलरेंस के नीचे रहेगा तो उसको बोलेंगे टेक्निकल लैंग्वेज में क्या, इममटेरियल। सही है, इममटेरियल बोलेंगे। चलो, ये मटेरियल मिसस्टेटमेंट सही हो गया। इसके साथ मैंने बोला था फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, जहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, ये रीजनेबल एश्योरेंस लेना ये ऑडिटर का पहला ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू एसए 200। परफेक्ट बेटा। उसके बाद में सेकंड हमने बोला टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट, कि सर रिपोर्ट करना है, किसको रिपोर्ट करना है, शेयर होल्डर्स को। जनरली शेयर होल्डर्स को, जो भी स्टेक होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट करना है, बिकॉज दे आर द ओनर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी और कंपनी। ठीक है, बट इसी के साथ हम और एक वर्डिंग सीखे थे जो था आपका दोज चार्ज विद गवर्नेंस। दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, शॉर्ट में बोलेंगे TCWG। याद रखना, मेरे साथ बोलना, दोज चार्ज विद गवर्नेंस मतलब TCWG। कौन होते हैं सर ये दोज चार्ज विद गवर्नेंस? बेटा TCWG वो ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास उस एंटिटी को गवर्न करने का, कंट्रोल करने का पूरा पावर है। मतलब प्रोमोटर ऑफ द कंपनी, जो कंपनी स्टार्ट किया, प्रोमोटर, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। सही है, क्लियर विद दिस। अगर वो प्रोमोटर एमडी है, कभी कभी प्रोमोटर ही एमडी होता है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ ऑफ द कंपनी, सो दैट्स व्हाई व्हाट हैपेंस कि वो भी आपका TCWG में आ जाएगा। इन शॉर्ट बोलने का मतलब सिर्फ यही, ये तो एग्जांपल था, बोलने का मतलब यही है उस एंटिटी का गवर्नेंस का पावर किसके पास है भाई, वो आदमी, वो बंदे, दोज आर कवर्ड इन TCWG, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस। क्या बोला मैंने, दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मतलब गवर्नेंस का चार्ज किसके पास है, वो बंदे, दैट इज व्हाट TCWG। आइदर हम शेयर होल्डर्स को करेंगे, दैट इज व्हाट वेरी जनरल थिंग। उसके साथ अगर कोई बहुत ही छोटा कंपनी है जहां पे सिर्फ TCWG, DCWG जिनका ही मेजर स्टेक होता है, तो वही नथिंग बट अपने शेयर होल्डर्स हो गए, तो TCWG भी मैं बोल सकता हूं जिनको मुझे रिपोर्ट करना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव टू रिपोर्ट, क्या रिपोर्ट करना है, ओपिनियन, ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स whether those are free from material misstatement and showing the true and fair view of what statement of affairs of the company। कि true and fair view बता रहे हैं क्या, statement of affairs of the company, statement of affairs of the entity। परफेक्ट। एंड कम्युनिकेट, रिपोर्ट करो एंड कम्युनिकेट करो। ये कम्युनिकेट किया मैंने किसको, TCWG शेयर होल्डर्स को। परफेक्ट, ये आपके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में से जो सेकंड वाला था ना, टू रिपोर्ट, उसी का पॉइंट यहां पे ले लिया इन्होंने डेफिनेशन में, विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन देयरऑन। सही है, क्लियर विद दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसलिए बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं। ठीक है, ऐसे 200 फटाफट मेरे साथ बोलोगे। तीन चीजें, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सेकंड थिंग ऑफ एनी एंटिटी, सेकंड पॉइंट में दो सब पॉइंट्स, ऑफ एनी एंटिटी में आइदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, and irrespective of its size or legal form, and third point with a view to express an opinion thereon। perfect। इसके बाद में हमने देखा था essential features of audit। आपका theoretical पेपर में ये क्वेश्चन बन सकता है 4 मार्क्स का। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने देखे थे, 6 पॉइंट्स देखे थे, फटाफट मेरे साथ बोलोगे। सबसे पहले फीचर्स ऑफ ऑडिट में सबसे पहला पॉइंट आएगा इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। क्या बोला मैंने, इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। इसके साथ किसका सर, इवैल्यूएशन वेरिफिकेशन, वेदर द ऑडिट एविडेंस का रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी। एडिक्वेसी को ही मैंने अलग सा वर्डिंग दिया था, सफिशिएंसी। सही है, एंड ये रिलेवेंस, रिलायबिलिटी और सफिशिएंसी का मैंने ऐसे 500, ऐसे 500 के साथ रेफरेंस किया था, ऐसे 500। अरे यार नंबर याद नहीं रहेंगे, टेंशन मत लो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिल्डअप होते जाएगा नंबर्स। ठीक है ना, टोटल जितने भी सेशंस होंगे 40-50 सेशंस में पूरा बिल्डअप हो जाएगा, टेंशन मत लेना, एकदम परफेक्टली 40-50 घंटे में। ठीक है, सो अगर मैं बोलूं सर कि ऐसे 500, तो मेरे साथ बोलना है अपने, ऐसे 500 में हमने रेफरेंस दिया था ऑडिट एविडेंस का, जिसमें मैंने बोला था बेटा दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होती है। एक होता है सफिशिएंट होना ऑडिट एविडेंस, कि भाई जितना मुझे मिल रहा है ऑडिट एविडेंस उतने बेसिस पे मैं ओपिनियन दे सकता हूं, कंक्लूड कर सकता हूं। दैट इज व्हाट सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस, मतलब क्वांटिटी कितना है। क्या बोला मैंने, क्वांटिटी कितना है। एंड उसी के साथ मैंने बोला था एप्रोप्रिएटनेस। अगर आपको याद है तो वो चार्ट हमने बनाया था, एक बार फिर से बना दो चार्ट, देख लो। एक चार्ट हमने बनाया था ऑडिट एविडेंस, अच्छे से ध्यान देना, आपके नोट्स में ये बना देना। ये वैसे हम बनाएंगे जब हम ऐसे 500 का ऑडिट एविडेंस का पार्ट डिस्कस करेंगे, तब मैं लिखा के दूंगा आपको। अभी चाहिए तो बना सकते हो, नहीं तो मत बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी का। ठीक है, अगर बनाओगे तो अच्छा होगा। सफिशिएंसी, एप्रोप्रिएटनेस,
सही है, सफिशिएंसी एप्रोप्रिएटनेस। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, 4 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही क्वालिटी क्वेश्चन है। एप्रोप्रिएटनेस में 2 पॉइंट्स किए थे, क्या? रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी सही है क्या? एब्सोल्युटली यस सर, कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए इधर। परफेक्ट। जब मैंने सफिशिएंसी बोला तो इसको मैंने बोला सर ये क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, कितना मिल रहा है हमें, क्वांटिटी कितना है ऑडिट एविडेंस का, वो क्वांटिटी। एंड सेकंड एप्रोप्रिएटनेस बोला तो इधर आएगा आपका ये क्वालिटेटिव फैक्टर, क्वालिटेटिव, क्वालिटी ऑफ ऑडिट एविडेंस, कि क्वांटिटी कितना है वो देखो, क्वालिटी कैसा है वो देखो। क्वालिटी के लिए 2 चीजें देखनी जरूरी है, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। जब मैं रिलेवेंस बोला तो रिलेवेंस तो मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, रिलेवेंस इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट क्या होता है सर? प्रोफेशनल जजमेंट मतलब सर मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मेरे नॉलेज के बेसिस पे मैं जो जजमेंट लूंगा, दैट इज व्हाट आई कैन गिव द ओपिनियन, वो मैं कंक्लूड कर सकता हूं। यहां पे किसी बुक में नहीं लिखा कब रिलेवेंट होगा, नो 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 नो। जब आपका जैसा नॉलेज है, उस कंपनी को जैसे समझ रहे हो, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, ये सब के बेसिस पे, आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू विल मेक द जजमेंट कि भाई रिलेवेंट है या नहीं है। परफेक्ट। इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। तो सिंपल सी बात है, मैंने एग्जांपल दिया था, रेवेन्यू का टेस्टिंग कर रहे हैं, उसने परचेस का आपको एविडेंस दिया, मान लोगे क्या? नहीं यार, कैसे मान लोगे? कुछ भी रिलेवेंट नहीं है। ये तो बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल हो गया। आपको जैसे जैसे ऑडिट करोगे उस हिसाब से आपको इंडिविजुअल सिचुएशन में आपको एसेस करना पड़ेगा वो रिलेवेंट है या नहीं है। तो रिलेवेंट एसेस करने का बेसिक थिंग क्या क्वेश्चन पूछना है, खुद को दिल में जाके क्वेश्चन पूछना है कि भाई ये एविडेंस अगर मैं कंसीडर करूं तो मैं कंक्लूड कर पाऊंगा क्या? क्या बोला मैंने? ये एविडेंस कंसीडर करूं तो मैं कंक्लूड करने के लिए इतना मुझे बेसिकली ये रिलेवेंट है क्या, ये उसके लिए कुछ नाता बना सकता है क्या, ये उसके लिए कुछ रिलेशन रखता है क्या, ये मुझे देखना है। दैट इज व्हाट। अगर वो रिलेशन लगता है, अगर उसका नाता मैं जोड़ सकता हूं मेरे कंक्लूजन के लिए, तो डेफिनेटली व्हाट आई विल बी सेइंग दैट इज अ रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस। परफेक्ट। ठीक है बेटा। उसके बाद में रिलायबिलिटी में हमने 2 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे। रिलायबिलिटी में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे बेटा। रिलायबिलिटी में सबसे पहला देखा हमने सोर्स डेटा। क्या सर? सोर्स डेटा, इनपुट डेटा बोला था ना मैंने आपको। इनपुट डेटा सर, इनपुट डेटा मतलब जो भी ऑडिट एविडेंस मिल रहा है वो कहां से जनरेट हुआ, वो इनपुट डेटा सही है क्या, अभी वो सोर्स डेटा सही है क्या। अगर वो सोर्स डेटा सही है तो मेरा ये जो ऑडिट एविडेंस है वो रिलायबल है। परफेक्ट। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको याद है तो नेचर बोला था मैंने, नेचर कि मतलब वो ऑडिट एविडेंस किस नेचर का है, वेदर दैट इज डॉक्यूमेंट्री ऑडिट एविडेंस या वो ओरल फॉर्म में है या विजुअल फॉर्म में है। तो ओरल में रहेगा, विजुअल में रहेगा तो ज्यादा रिलायबल नहीं, बट अगर डॉक्यूमेंट के साथ मिल रहा है तो ज्यादा रिलायबल। चलो अभी डॉक्यूमेंट में भी फर्दर बाइफर्केट कर लूं तो डॉक्यूमेंट में मुझे अगर वो जेरोक्स कॉपी मिल रहा है तो ज्यादा रिलायबल है क्या? नो। अगर ओरिजिनल एविडेंस मिल रहा है, ओरिजिनल कॉपी मिल रहा है तो ज्यादा रिलायबल है। तो दैट रिलायबिलिटी विल डिपेंड अपॉन व्हाट, नेचर ऑफ ऑडिट एविडेंस। सही है। तो ये पॉइंट आया। एंड इसके पहले हमने देखा सोर्स डेटा, मतलब वो कहां से जनरेट हो रहा है भाई, वो देखना जरूरी है। ठीक है। हम ये इसमें डिटेल बात करेंगे सोर्स डेटा पे, बिकॉज ये बहुत सारी जगह पे रेफरेंस आएगा आपका। अगर चाहिए तो इसको मार्क कर दो आप डबल स्टार या ट्रिपल स्टार कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोर्स डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इसके ऊपर आपका केस सिनारियो बन सकता है। आपके एग्जाम में यूजुअली केस सिनारियो आता नहीं है, बट हम कवर करेंगे एज ए प्रैक्टिकल एग्जांपल, बिकॉज बहुत ज्यादा रिलेवेंट चीज है ये। ठीक है। तो ये सोर्स डेटा हम टेस्टिंग करेंगे, ये अगर सही है, ये अगर नेचर सही है तो देन सर रिलायबल है। अगर रिलायबल है, रिलेवेंट भी है तो एप्रोप्रिएट है, एप्रोप्रिएट है, सफिशिएंट भी है सर, उतना ही क्वांटिटी सफिशिएंट है तो हम ऑडिट एविडेंस बोलेंगे सर सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है। साई। अभी मैं इसका शॉर्टकट बोला आपको, साई। क्या बोला मैंने? साई। साई मतलब क्या? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। परफेक्ट। सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियर विद दिस? तो ये साई हुए बिना, क्या बोला था मैंने आपको, ये लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, अनलेस एंड अनटिल यू हैव सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आप ऑडिट के प्रोसीजर्स पे कंक्लूजन नहीं दे पाओगे। सर ये कौन बोलता है ऐसा कि नहीं दे पाओगे? बच्चा मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रेफरेंस दिया था मैंने आपको, एसे नंबर 330 का, याद है आपको? एसे नंबर 330। तभी मैंने आपको बोला था ये नंबर गेम में आपने पढ़ना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, मैं तो बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। जितने याद रहेंगे उतना बढ़िया है, जितने याद रहेंगे उतना पेपर को वेट आएगा। जब एग्जामिनर देखेंगे भाई ये बच्चे को तो नंबर भी पता है, मतलब ये बच्चा बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करके आया, तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। सो टेंशन मत लो, जितने याद रहेंगे उतने लिखोगे। ठीक है। एनीवे जरूरी तो नहीं है आपके एग्जाम में लिखना इसको। चलो 330 ऐसे नंबर होता है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग
330 में बोला है कि भाई अनलेस एंड अनटिल यू ऑब्टेन द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस यू कैन नॉट गिव कंक्लूजन। आप उस ऑडिट प्रोसीजर्स पे कंक्लूजन नहीं दे पाओगे जब तक आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ेंगे ऑडिट रिपोर्ट की बातें करेंगे तब और एक रेफरेंस बोलूंगा जहां पे इसका रिक्वायरमेंट आता है। ठीक है, अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी मैंने फर्स्ट वाला रेफरेंस बोला ऐसे 330 का। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट की रिगार्डिंग और एक स्टैंडर्ड आता है जिसमें भी इसका बहुत ज्यादा रिलेवेंट आता है सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस का। चलो ये हमने देख लिया था। तो ये सबसे पहला पॉइंट था आपका इसेंशियल फीचर में कि इवैल्यूएशन एंड व्हाट वेरिफिकेशन ऑफ रिलेवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी, मतलब सफिशिएंसी ऑफ ऑडिट एविडेंस। तो एडिक्वेसी की जगह पे आप सफिशिएंसी भी ऊपर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद में एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, इंटरनल कंट्रोल्स, ये हमने बात कर ली थी। इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल हो सकता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था मिनट्स ऑफ मीटिंग्स का, सही है। तो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स इज अ नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, अदर इंफॉर्मेशन है। तो वो अदर इंफॉर्मेशन भी सर आप यूज कर सकते हो एज एन ऑडिट एविडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके ऊपर एक अलग से करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैसे आएगा? सर ऑडिट एविडेंस में भी अकाउंटिंग records or other information, maybe financial information or the non-financial information। तो financial information बोलूंगा मतलब accounting records, समझ लेना। Audit evidence can be your accounting records or other information, includes both accounting records as well as other information। आपके MCQ का क्वेश्चन बन सकता है, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन बन सकता है, 1 मार्क आपका फिक्स हो जाएगा इधर, अच्छे से ध्यान रखना। क्लियर विद दिस? ऑडिट एविडेंस कैन बी योर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और अदर इंफॉर्मेशन। ये सब मैं बोल रहा हूं मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे। बेटा मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे, मैं इवन इफ सीए में नहीं हूं बट सीए का एक्सपीरियंस है, सीए इंटरमीडिएट को भी पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है ये काफी सारे क्वेश्चन में सीए के इसमें से भी आपको रेफरेंस दूंगा। बिकॉज पता नहीं ना सीएमए का इंस्टीट्यूट कहां से क्वेश्चन उठाएगा, कुछ भरोसा नहीं है। अगर एग्जामिनर ने पेपर सेट कर दिया सीए इंटरमीडिएट के बुक लेके भी तो आ सकता है। एंड काफी सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर है। अरे सीएमए इंटरमीडिएट में तो बहुत छोटा सा पार्ट है ना, तो दैट्स वाई सीए इंटर के अगर लेंगे क्वालिटी पेपर सेट करना है तो वहां से रेफरेंस ले सकते हैं। तो रेफरेंस ले लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड एनीवेज दिस इज अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, सो डोंट वरी अबाउट इट एट ऑल। ये आपको आ सकता है जहां पर कुछ बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी रहेंगे, जो मैं लूंगा आपके लिए, ठीक है, आपका पूरा बूस्ट करने के लिए नॉलेज। तो तब मैं आपको बताऊंगा कि भैया इसका आने का चांस तो कम है बट बहुत ही ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊंगा, टेंशन मत लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ऑडिट एविडेंस में अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी हो सकता है, अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकता है। इसी को बोलेंगे सर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एंड इसी को बोलेंगे सर नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। सही है, नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। अभी सर मैंने बोला फाइनेंशियल भी आएगा, नॉन फाइनेंशियल भी आएगा। इधर मैंने बच्चा आपको एग्जांपल दिया था किसका, आपको याद होगा, अभी बात की थी 2 मिनट पहले, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। मिनट्स ऑफ मीटिंग्स, मॉम याद कर लेना, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। चलो मैं पूरा लिखता हूं पहले तो, मिनट्स ऑफ मीटिंग्स। सही है, क्लियर विद दिस मॉम, परफेक्ट। एंड सेकंड मैंने लिखा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। इसका तो कितने सारे एग्जांपल्स दोगे आप, लेजर्स, एक्सैक्ट्स, जनरल लेजर्स, आपके जीएल्स जो है वो जनरल लेजर्स, इनवॉइसेस, काफी सारे एग्जांपल ले लो, चलो एक्सेट्रा, ठीक है। तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन, ये दोनों में से हो सकता है सर क्या आपका ऑडिट एविडेंस। ऐसे कुछ नहीं है सर फाइनेंशियल रहेगा तभी ऑडिट एविडेंस नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था सर ऑडिटर कॉम्पिटेंट होना चाहिए एंड इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। तो मैंने और एक रेफरेंस दिया था आपको, सेक्शन 141 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, याद रख लेना। सेक्शन 141 में बोला है कि सर जो भी ऑडिटर रहेगा क्वालिफिकेशन में मैंने आपको बोला था एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से ध्यान रखना। क्वालिफिकेशन सेक्शन 141 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर है जो कंपनी ऑडिट के टाइम हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बोला है सर जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर रहेगा, दैट स्टैट्यूटरी ऑडिटर मस्ट बी चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या बोला मैंने? स्टैट्यूटरी ऑडिटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने वाला बंदा जो भी रहेगा, मैंडेटरी ऑडिटर, वो भैया आपका कंपल्सरी चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट होना चाहिए। एंड इसी के साथ उसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना जरूरी है। जैसे सेक्शन 148 में बोला है, सेक्शन 148 में बोला है अगर कॉस्ट ऑडिट करना है तो कॉस्ट ऑडिट के केस में ही मस्ट बी CMA, ही मस्ट बी CMA, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट होना चाहिए, जो आप बनोगे बहुत ही जल्दी।
परफेक्ट है ना, क्लियर विद दिस बेटा, सीए में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड काफी सारी चीजें यहाँ की आपको यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाते हैं, कॉमन चीजें भी है बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होती है। तो इंडिपेंडेंट होना, एथिकल रिक्वायरमेंट्स, ऑल दैट थिंग्स एप्लीकेबल, सही है, हम बात करेंगे जब हम तब वहां पे पहुंचेंगे। अभी नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था सर, इट इंश्योर्स द रिलायबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ऑथेंटिसिटी एंड असर्शंस। असर्शंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखा था, जहां से हमें डिटेल में आज का सेशन अभी स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे असर्शंस को पढ़ना, एंड असर्शंस के साथ हम बाद में पढ़ेंगे फिर बाकी आपकी बहुत ही रिलेवेंट चीजें। चलो सबसे पहले मैं आता हूं असर्शंस में, डिटेल में बात करेंगे असर्शंस क्या होता है। जस्ट अ मिनट, मैं बात कर रहा हूं असर्शंस के रिगार्डिंग। बच्चा अगर आपको याद है तो बोलोगे मुझे असर्शंस क्या होता है, इवन इफ रिकॉर्डेड देख रहे हो मेरे साथ बोलना है अपने, ठीक है ना। असर्शंस, असर्शंस मैंने आपको बोला है, उसी दिन मैंने आपको बोला है, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला है असर्शंस क्या होता है। असर्शंस होता है मैनेजमेंट का, आप मेरे साथ लिखोगे, ठीक है। मैनेजमेंट, शॉर्टकट लिख रहा हूं मैं, इसे मत करना आप एग्जाम में। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस लिखो मेरे साथ फटाफट, चलो। और क्लेम्स, मैं शॉर्ट में लिखा दे रहा हूं आपको, पूरा नहीं लिखूंगा, शॉर्ट में जो कीवर्ड्स है वो लिखेंगे कि assertions are the claims or representations made by the management। क्या बोला मैंने, claims or representations made by the management। तो शॉर्ट में लिखा मैंने मैनेजमेंट्स का रिप्रेजेंटेशंस और क्लेम्स, मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेशन और क्लेम्स। सेकेंड थिंग, embodied in the financial statements, अच्छे से embodied in the financial statements, सही है क्या, ये क्या है सर, embodied मतलब समा हुआ है, किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिखेगा ना भैया, क्लियर विद दिस। एंड थर्ड पॉइंट, यूज्ड बाय द ऑडिटर टू आइडेंटिफाई, किसके लिए क्या यूज करेगा भाई, ऑडिटर इसका यूज करके क्या करेगा, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स। क्या बोला कि जो पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, क्या टाइप की गलतियां हो सकती है, किसमें सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर विद दिस गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकता है, 2-3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, 4 मार्क का भी क्वेश्चन बन सकता है कि असर्शंस को एक्सप्लेन करो, डिफाइन करो, एंड उसके बाद में बोलेंगे हमें असर्शंस बताओ कौन से होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया सब मीनिंग एंड डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन विथ मीनिंग भी बोल दो इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो मीनिंग बन जाएगा आपका थोड़ा, है ना। तो डेफिनेशन क्या बोलता है, मेरे साथ बोलोगे फटाफट, assertions are the claims or representations made by the management। बोलो मेरे साथ, assertions are the claims or representations made by the management which are embodied in the financial statements and used by the auditor to identify the possible misstatements in the financial statements। टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सिंपल सी बात है सर, मैनेजमेंट कुछ हमें इससे रिप्रेजेंटेशंस क्लेम्स कर रहा है, ठीक है। इसके साथ और एक चीज ऐड कर देना बस, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस और क्लेम्स, ठीक है। इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट, ये मैंने जानबूझ के रखा बाद में, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट मतलब बेसिक मीनिंग तो समझ गए आपको, अभी एक छोटा सा वर्डिंग में ऐड किया, इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट, सही है, क्लियर विद दिस। इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट मतलब क्या, इंप्लाइड मतलब जो वो कुछ हमें चीजें दे रहा, जब वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें देगा तो हमें वो दिख के समझ जाना चाहिए कि इंप्लाइड है सब, उसको बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, क्या बोल के दिखाने की जरूरत नहीं है, दैट इज व्हाट योर इंप्लाइड असर्शंस। अभी इंप्लाइड में 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक पॉजिटिव हो सकता है, एक निगेटिव हो सकता है, बातें करेंगे हम, ये पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव क्या होता है, बड़ा 2 मिनट के लिए बस वेट करना। इंप्लाइड और एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट मतलब ऐसा जो वो बोल के दिखा रहा है भाई, स्पेसिफिकली बोल रहा है कि ये देखो ये हमारे पास नहीं है, क्या बोला, ये देखो ये हमारे पास नहीं है, दैट इज व्हाट एक्सप्लिसिट। भाई वो बोल के दिखा रहा है कि हमारे सभी एसेट्स ये एकदम परफेक्ट है, ये एग्जिस्ट करते हैं, ये सब चीजें हमने करेक्टली रिकॉर्ड की है। तो जब वो ऐसे बोल के दिखाएगा स्पेसिफिकली और लिख के देगा स्पेसिफिकली, दैट इज व्हाट योर एक्सप्लिसिट असर्शंस। बट इंप्लाइड मतलब क्या, जो कुछ लिखा हुआ नहीं है बट अगर हमें आउटपुट मिल रहा है तो दिख रहा है इनडायरेक्टली, भाई ये यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, ये जो है वो रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये क्लेम कर रहा है,
इम्प्लाइड है, इनडायरेक्टली। क्लियर विद दिस? तो मैनेजमेंट के रिप्रेजेंटेशन से, क्लेम से क्या embodied in the financial statements used by the auditor। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टू आइडेंटिफाई द पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स कि क्या टाइप की गलतियां हो सकती है। मिसस्टेटमेंट्स मतलब क्या है, अभी आपको पता है, शुड बी और एक्चुअल का डिफरेंस। तो जो टाइप की गलतियां हो सकती है, अभी मिस स्टेटमेंट्स में आपका क्या क्या इंक्लूड होता है, एक बार जस्ट मैं इसको थोड़ा बाइफरकेट करूंगा। क्या बोला मैंने, इसको मैं थोड़ा बाइफरकेट करूंगा कि मिस स्टेटमेंट्स में एक्चुअली आपका क्या क्या इंक्लूड होता है। सो मिस स्टेटमेंट्स दो रीजंस के वजह से हो सकते हैं। आइदर गलतियां हो गई, गलतियां होना मतलब इंग्लिश में वर्डिंग आया एरर, ठीक है ना, आइदर एरर्स हुए, ठीक है ना, एरर्स हुए यार, पता नहीं है, बेचारे का कोई इच्छा नहीं था, अनइंटेंशनल। क्या बोला मैंने, अनइंटेंशनल, अनइंटेंशनल। बट सर वो खुद जानबूझ के कर रहा है, मतलब इंटेंशनल है, इंटेंशनल है, इंटेंशनल है, और उसका जानबूझ के उसको किसी को धोखा देना है, टू डिसीव द अदर्स। क्या बोला मैंने, टू डिसीव द अदर्स, टू डिसीव द अदर्स, अदर्स डिसीव करना। डिसीव करना मतलब पता है आपको, फंसाना, किसी को फंसाने का हेतु है, किसी को फंसाने के हेतु से इंटेंशनल अगर कुछ कर रहा है तो उसको बोलेंगे हम फ्रॉड। वाह 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 सर, ये भी कहा लिखा हुआ है ऐसे, स्पेसिफिक डेफिनेशन। यस बेटा, ये फ्रॉड का लिखा हुआ है ऐसे 240 में। अरे यार नंबर गेम, फिर से नंबर गेम। यस बेटा, टेंशन मत लो आप एकदम, मैं तो बस रेफरेंस के लिए बोल रहा हूं। ऐसे 240, जिसको जितना याद रहेगा याद रखना। एनीवेज दिस नंबर्स आर नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर यू इन एग्जामिनेशन। सही है, क्लियर विद दिस? इसे 240 है, 240 नंबर का स्टैंडर्ड है जो स्पेसिफिकली सिर्फ फ्रॉड के रिगार्डिंग बात करता है। वाह वाह वाह, इतने छोटे वर्डिंग के ऊपर स्टैंडर्ड बना दिया। यस, बहुत ही ज्यादा रिलेवेंट है फ्रॉड वाला, बहुत ही बड़ा रिस्क रहता है ना फ्रॉड अगर कंपनी में होना है तो। दैट्स द रीजन बेटा, ऐसे 240 स्पेसिफिकली फ्रॉड कैसे आइडेंटिफाई करना है, क्या क्या चीजें कंसीडर करनी है, ऑडिटर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, सबके बारे में बात करता है ऐसे 240 फ्रॉड के रिगार्डिंग। और उसमें बोला है फ्रॉड क्या है, फ्रॉड तो जो इंटेंशनल है एंड जिसमें हेतु है टू डिसीव द अदर्स, किसी को और फंसाने का हेतु है। एंड एक थर्ड चीज इसमें इंक्लूड होगा, दैट इज व्हाट, जिससे इसको कोई बेनिफिट मिल रहा है, बेनिफिट्स रिसीव्ड। इसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, जिसको कुछ फायदा नहीं हो रहा तो कैसे हम फ्रॉड बोलेंगे उसको। सही है, तो इसको कुछ तो फायदा होगा। अभी वो फायदा मॉनिटरी होगा या नॉन मॉनिटरी होगा, दैट डिपेंड्स वो तो नॉन मॉनिटरी भी हो सकता है। बट तीन चीजें याद रखना, जब मैं फ्रॉड बोलता हूं तो आपको शायद एक छोटा सा ट्रू और फॉल्स में क्वेश्चन आ जाए कि फ्रॉड इज एन अनइंटेंशनल। नो 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 बेटा, जब अनइंटेंशनल है तो उसको गलती बोलेंगे, एरर बोलेंगे कि भाई उसकी इच्छा नहीं थी किसी को फंसाने की, बट गलती से हो गया, दैट इज व्हाट योर एरर। बट जब वो इंटेंशनली है, किसी को फंसाने का हेतु है, टू डिसीव द अदर्स। एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द बेनिफिट्स रीच्ड आउट ऑफ दैट एक्टिविटी परफॉर्म्ड टू दैट पर्सन जिसने वो किया, जब तीनों चीजें साथ में आएगी तो उसको बोलेंगे फ्रॉड। क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे फ्रॉड अकॉर्डिंग टू ऐसे 240। बहुत अच्छे से याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है। क्लियर विद दिस? चलो, आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। अभी मैं फटाफट हाईलाइट करता हूं इसे 240 को, यहाँ पे ये बहुत रिलेवेंट है। इसे 240 बात करता है फ्रॉड के रिगार्डिंग। तो सर जब ऐसा कोई फ्रॉड होता है उसको भी हम मिसस्टेटमेंट बोलेंगे। यस एब्सोल्युटली, दैट इज आल्सो कवर्ड इन योर मिसस्टेटमेंट। परफेक्ट है, क्लियर विद दिस? सो दैट्स व्हाई मैंने क्या बोला कि सर फ्रॉड एंड एरर, ये दोनों चीजें आपके आएगी मिस स्टेटमेंट्स में। तो मुझे आइडेंटिफाई करना है पॉसिबल क्या टाइप की गलतियां हो सकती है, क्या टाइप के एरर्स हो सकते हैं, क्या टाइप के फ्रॉड्स हो सकते हैं। ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैं इसका सहारा लूंगा, किसका, असर्शंस का। सही है, जो मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लेम्स कर रहा है इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। परफेक्ट। चलो, अभी क्या क्या टाइप के असर्शंस रहते हैं, क्या क्या टाइप के असर्शंस रहते हैं, फटाफट एक एग्जाम्पल सिनारियो क्रिएट करेंगे। मैं हूं एसके लिमिटेड, ठीक है, सॉरी एसके, सीए सागर कासेट। मेरा फर्म है एसके एंड एसोसिएट्स। क्या बोला मैंने, मेरा फर्म है एसके एंड एसोसिएट्स, एसके एंड एसोसिएट्स। अभी मैं एसके एंड एसोसिएट्स के बिहाफ पे गया आपके कंपनी का कुछ ऑडिट करने, जिसका नाम है लेट से एबीसी लिमिटेड। अभी मैं एबीसी लिमिटेड के पास गया, उनको मैंने बोला सर मुझे ऑडिट करना है स्टार्ट, मुझे फटाफट आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दे दो ना। क्या बोले, सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो दे दो ना। चलो मैंने बोल दिया, उन्होंने मुझे क्या दिया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए। क्या बोला मैंने, उन्होंने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए। सबसे पहली तो बात क्लियर कर दो, मैंने ये आपको इंट्रोडक्शन सेशन में भी बोला था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन बनाएगा बेटा,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट बनाता है, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ होम, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब कौन, ये एंटिटी का मैनेजमेंट, सही है ना, मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसको बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। इसमें क्या क्या आएगा, बैलेंस शीट, P&L, कैश फ्लो, नोट्स। मैं बार बार क्यों बोलता हूं ये सब चीजें, इतनी सिंपल सी चीज है, क्या क्या आएगा, बिकॉज कई बच्चे यही झोल कर देते हैं कि भाई नोट्स इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जब हम ऑडिटर का रिपोर्ट देंगे, कंक्लूजन देंगे, ओपिनियन देंगे, दैट इज एप्लीकेबल फॉर नोट्स एज वेल, दैट इज एप्लीकेबल फॉर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो इंडेस में आता है, दैट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल दीज थिंग्स। क्लियर विद दिस, दैट्स व्हाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी मैं बोलूंगा भाई कि मुझे ओपिनियन देना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो ये सब चीजें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। तो नोट्स में कुछ गलती हुआ तो दैट इज आल्सो कंसीडर्ड टू बी मिस स्टेटमेंट। मतलब सिंपल सी बात बोलूं सर, P&L में मुझे रेवेन्यू दिख रहा है, P&L में रेवेन्यू दिखा कुछ 50 करोड़ का, इस 50 करोड़ का नोट्स में बाइफिकेशन रहेगा, नोट्स टू अकाउंट्स में, कि सर 50 करोड़ में क्या क्या आता है। सो लेट से बोलूं प्रोडक्ट्स का सेल कितना है, 20 करोड़ का, सर्विसेज का सेल है कुछ 25 करोड़ का, एंड उसके बाद में अदर रेवेन्यू, अदर ऑपरेटिंग इनकम है, अदर ऑपरेटिंग इनकम इसमें कुछ आता है 5 करोड़ का। ठीक है, क्लियर विद दिस, ऐसे टोटल बना के बनता है आपका 50 करोड़। ठीक है, अभी सर गलती क्या हो गई, 50 करोड़ तो टोटलिटी में सही है, क्या बोला मैंने, एक्चुअल में रेवेन्यू देखने जाऊं तो ये 50 करोड़ ही है, टोटल में तो रेवेन्यू सही है 50 करोड़ ही है, बट ये 50 करोड़ का यहां पे जो बाइफिकेशन हुआ ना, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में ये बाइफिकेशन क्या होना चाहिए था, 20 करोड़ की जगह 20 करोड़ नहीं, प्रोडक्ट का सेल है 30 करोड़, दिस इज व्हाट माय एक्चुअल, दिस इज व्हाट एक्चुअल, सही है, जो होना चाहिए था। तो मैं लिखता हूं शुड बी, ये शुड बी है, और इधर लिखता हूं मैं एक्चुअल। ठीक है, आप क्या व्यू से देखते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल मतलब मेरे एफएस में जो है, ठीक है, नोट्स में जो है, एंड शुड बी जो होना चाहिए था इसका बाइफिकेशन, ये सर्विसेज में होना चाहिए था कुछ 24 करोड़ और इधर होना चाहिए था 1 करोड़। इतनी बड़ी गलतियां कर दी इन्होंने, यस एब्सोल्युटली इतनी बड़ी गलतियां कर दी इन्होंने। 24 नहीं, इधर मैं लिखता हूं लेट से 14 करोड़, ठीक है, 14 नहीं 19 लिखना पड़ेगा मुझे, 19 करोड़, ठीक है। चलो, तो 30 करोड़, 19 करोड़ और 1 करोड़, ऐसा मेरा होना चाहिए था पूरा 50 करोड़ का बाइफिकेशन। अभी मुझे बताओ ये मिस स्टेटमेंट बनेगा क्या, आपका क्या आंसर है? एब्सोल्युटली यस सर, मिस स्टेटमेंट बनेगा। एकदम होशियार बच्चे ना हम तो। अभी तो आपने बताया ना सर कि नोट्स भी आपका कवर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ गलती है, मतलब क्या, नोट्स में भी कुछ गलती है, और ये गलती मेरा अमाउंट का टोटल तो सही है सर, बट यहाँ पे गलती हो गई ना, ये 20 करोड़ लिखा 30 के जगह, ये 25 लिखा 19 के जगह, ये 5 लिखा 1 के जगह, ये डिस्क्लोजर गलत गया। इसको क्या बोले? डिस्क्लोजर डिफिशियंसी। इसको नाम दिया मैंने डिस्क्लोजर डिफिशियंसी, डिस्क्लोजर डिफिशियंसी। Perfect. And ये disclosure deficiency is considered in as a misstatement. Considered as misstatement. Clear with this? Considered as misstatement. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिक चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए कंसीडर करना। परफेक्ट। अभी मैं बात कर रहा हूं, मैनेजमेंट ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए। अभी मैनेजमेंट जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिया ना, तब मुझे पता चला भाई इसमें इतने इतने अमाउंट्स है। लेट से मैनेजमेंट ने जब मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए तो उनके बैलेंस शीट में कुछ ऐसे अमाउंट थे। चलो एक सेकेंड रुको, क्या हो रहा भाई इसको, हाँ देख लो। चलो मैनेजमेंट ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए। अभी मैनेजमेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कैसे थे। बैलेंस शीट दिया उन्होंने मुझे, P&L दिया, ठीक है। मैं कैश फ्लो वगैरह की बातें नहीं करूंगा अभी थोड़ी देर के लिए, मैं बस ये 2 लेवल पे चला जाऊंगा, बैलेंस शीट एंड P&L, जो सबसे बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कैश फ्लो तो इनसे ही बनेगा, उसके बाद में नोट्स में तो इसका ही एक्सटेंशन है, ठीक है। चलो अभी जब मैं बोला सर बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में एक फॉर्म ले लेता हूं बेस्ट एग्जांपल के लिए। लेट से 2 साल देंगे आप, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर, सही है, CY एंड PY, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर। टैक्स का प्रीवियस ईयर नहीं बोल रहा हूं, ये प्रायर ईयर बोल रहा हूं, पिछले वाला साल। टैक्स का प्रीवियस ईयर मतलब करंट ईयर होता है, बट मैं टैक्स की बातें नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल लेवल पे बोल रहा हूं करंट ईयर प्रीवियस ईयर। करंट ईयर मतलब जिस साल का हम ऑडिट कर रहे हैं। तो मैं मान लू मार्च 20 का ऑडिट कर रहा हूं, एंड इधर मैं मान लू लास्ट ईयर का कौन सा रहेगा, मानना क्या है, इधर तो मार्च 19 ही रहेगा। परफेक्ट है। चलो अभी मैंने बोला जब सर मैनेजमेंट ने मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिए तो उसमें मुझे PPE का अमाउंट दिखा, लेट से कुछ 50 करोड़ करंट ईयर में, लास्ट ईयर में दिखा मुझे 40 करोड़,
ठीक है, 40 करोड़। ठीक है, क्लियर विद दिस। अभी मैं सेकंड चीज बोलूं, मुझे बोरोविंग्स का कुछ अमाउंट दिखा इधर। पीपी मतलब समझता है आपको, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, एकदम सिंपल सी बात है। बोरोइंग्स मुझे दिखा यहाँ पे कुछ 10 करोड़, ठीक है, और लास्ट ईयर में कुछ था 9 करोड़। ठीक है, मतलब एडिशनली एक आपको क्या दिख रहा है भाई कि एडिशनली कुछ यहाँ पे 1 करोड़ का ड्यूरिंग द ईयर बोरोइंग हुआ है। 10 करोड़ के कुछ एसेट्स इन्होंने बढ़ाए। ठीक है, मुझे कुछ इन्वेंट्री दिखा इनका बैलेंस शीट में, मैं कुछ एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूँ, सिर्फ 3 एग्जांपल्स लूंगा। इन्वेंट्री दिखा मुझे कुछ 6 करोड़ का, और लास्ट ईयर ये था कुछ 4 करोड़ का। ठीक है, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। तो इस साल 2 करोड़ से इन्वेंट्री भी बढ़ गया, इस साल बोरोइंग्स भी 1 करोड़ से बढ़ गया, और पीपी भी बढ़ गया 10 करोड़ से। ठीक है, चलेगा। अभी मैं एक सीन बोलता हूं आपको, ये बैलेंस शीट वगैरह ठीक है, ये बाकी चीजें मैं इग्नोर कर रहा हूं अभी मैं बोलूं सर P&L दिया इन्होंने मुझे, अगेन PY CY है ना, CY मार्च 20, ठीक है, इधर मार्च 19 PY। ठीक है, अभी ये फॉर द ईयर आएगा। सबसे पहली चीज ये एज ऑन डेट है, एंड ये जो है ये फॉर द फाइनेंशियल ईयर है, फॉर द ईयर है। अपने यहाँ 12 महीने का ही बनता है, सो 12 मंथ्स है ना, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो, तो ये एज ऑन डेट कौन सा है भैया, मार्च 20, 31 मार्च 20, और ये है 31 मार्च 19, ये आपका पूरा फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तो मैं मार्च 20 वगैरह लिखने की जगह अभी लिख दूंगा यहाँ पे करंट ईयर 19-20, क्या करंट ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 19-20, CY PY FY 19-20 एंड FY 18-19, परफेक्ट, क्लियर विद दिस। चलो, अभी मुझे सबसे इंपॉर्टेंट बोलना है, यहाँ पे मुझे जब उसने बताया तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मुझे दिखा भाई इनका रेवेन्यू कुछ तो 250 करोड़ है, और लास्ट ईयर में ये था 240 करोड़। ठीक है, मैं बोला एकदम परफेक्ट। इसके बाद मुझे यहाँ पे दिखा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता है आपको, ढूंढ लो प्लीज, मुझे ये मत बोलना कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता नहीं है। अगर किसी को ये ऐसा लग रहा है तो भाई देख लो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस। अगर ऐसा किसी को यहाँ पे डाउट आ रहा है तो फिर आपकी जिंदगी में कुछ गलत हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक सही है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेट से मैं बोला सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पे है बेटा आपका कुछ 210 करोड़ का, 210 करोड़, ठीक है 200 करोड़ बोल देता हूँ राउंड फिगर। ठीक है, और इधर मैं बोलता हूं आपका 190 करोड़ का कुछ। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे, मुझे बाकी चीजें छोड़ दो, अभी मुझे बोलना है आपको, जब मैंने ये बैलेंस शीट देखा, जब मैंने ये P&L देखा, तो इंप्लाइड कुछ चीजें मुझे पता चल गई, इंप्लाइड कुछ चीजें पता चल गई, आपको पता चलेगी, अभी मैं बताऊंगा जब पता चल जाएगी। जब मैंने बैलेंस शीट देखा ना, तो मुझे लगा भाई ये जो पीपी दिख रहा है, अभी मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको दोनों इसमें एक एक चीजें बताते जाऊंगा। ठीक है, जब मैंने पीपीई देखा तो पीपीई में मुझे 50 करोड़ दिखा, मतलब मुझे क्या दिख रहा है भाई, इनके पास प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितना है, 50 करोड़ का है। कब, एज ऑन डेट 31 मार्च 2020, क्लियर विद दिस, एकदम बेसिक थिंग क्लियर है क्या। जब मैंने बैलेंस शीट देखा इनका तो मुझे दिखा भाई कि पीपी 50 करोड़ है, मतलब मैनेजमेंट मुझे बोलना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, इंप्लाइडली उसने मुझे बोल के बताया क्या, नो, तो वो इंप्लाइडली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मुझे दिया, और मुझे समझ गया भाई मैनेजमेंट मुझे बोलना चाहता है कि हमारे पास पीपीई है 50 करोड़ के। मैं बोला कब है सर, 31 मार्च 2020 पे है। बोले एज एट 31 मार्च आपके पास 50 करोड़ है, एब्सोल्युटली यस, वो दिख रहा है, ये सब मन में बात हो रही है, इंप्लाइड हो रहा है। ठीक है, चलो, अभी मैं बोला, जब मैं बोलता हूं कि मैनेजमेंट मुझे ये इंटेंजिबली, इनडायरेक्टली, इंप्लाइडली ये चीज बोल रहा है, तो मैंने बोला बैलेंस शीट लेवल पे सबसे पहली चीज मैनेजमेंट ने जो मुझे बताई दैट वाज कि उनके पास पीपीई है 50 करोड़ का, दैट इज व्हाट एग्जिस्टेंस है। सर बैलेंस शीट में दिख रहा है कि पीपीई 50 करोड़ है, मतलब 50 करोड़ का पीपीई उनके पास है, एग्जिस्ट करता है। क्या बोला मैंने, एग्जिस्ट करता है। एग्जिस्ट करता है मतलब ऐसा नहीं डिस्ट्रॉय नहीं हुआ भाई, है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, फिजिकली एग्जिस्ट। सर इंटेंजिबल एसेट, भाई मैं इंटेंजिबल एसेट की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसके बाद आपका आएगा इंटेंजिबल एसेट इसके नीचे। ठीक है ना, तो मैं तो पीपीई की बात कर रहा, फिजिकली एग्जिस्ट करता है, परफेक्ट। 31 मार्च 2020 को एग्जिस्ट करना चाहिए, अगर कर रहा है तो एकदम परफेक्ट है। ठीक है,
ये हो गया पहला इंप्लाइड चीज जो मुझे बैलेंस शीट से दिखा। दूसरा इंप्लाइड चीज मुझे दिखेगा बैलेंस शीट से, एग्जिस्टेंस तो दिख गया सर, अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो वो दिखाता नहीं ना बैलेंस शीट में, एग्जिस्ट नहीं करता तो एस्टिमेटेड है कि बैलेंस शीट में दिखना ही नहीं चाहिए, जब एग्जिस्ट करेगा तभी तो दिखेगा ना। दैट्स वाई मुझे पहला चीज क्या पता चला कि सर एग्जिस्ट करता है 50 करोड़। मैं बोला भाई ये 50 करोड़ दे रहा है, मतलब ये 50 करोड़ का वैल्यू सही है क्या, क्या बोला मैंने, ये वैल्यू सही है क्या। तो मुझे इसीलिए एक चीज पता चल गया, मैनेजमेंट ने मुझे एफएस दिया, मतलब उनके हिसाब से तो वो वैल्यू सही है, क्या बोला, उनके हिसाब से वो वैल्यू सही है। तो मैनेजमेंट ने मुझे सेकंड रिप्रेजेंटेशन किया इंप्लाइडली कि सर ये जो वैल्यूएशन है ना 50 करोड़, दैट इज एब्सोल्युटली सही, दैट इज इन अकॉर्डेंस विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो होना चाहिए ना सब, वो एएस के हिसाब से और इंड एएस के हिसाब से जो भी उनको एप्लीकेबल है वो सही है, करेक्ट है, वैल्यूएशन एप्रोप्रिएट है, परफेक्ट है। ये सेकंड चीज मुझे दिखा। मैं बोला सर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है यार, आपके फैक्ट्री में गया, मैं आपके ऑफिस में गया, वहां पे मुझे कुछ एसेट दिख गया, एग्जिस्ट करता था, दैट वाज एब्सोल्युटली फाइन, बट वो किसी और का था, क्या बोला मैंने, किसी और का था, तो वो आपके बुक्स में दिखेगा क्या बेटा, एब्सोल्युटली नहीं। मैं मेरा कुछ मोबाइल फोन आज दे दूं आपको, मैं मेरा ये कैलकुलेटर है, ये कैलकुलेटर मैं आपको दूं, आपके यहाँ पे दिख रहा है, तो आप उसको बैलेंस शीट में दिखा दोगे आपके, एब्सोल्युटली नहीं यार, क्या इलॉजिकल बातें कर रहे हो सर, ऐसा थोड़ी ना होता है। ऐसा नहीं होता ना, तो ऐसा नहीं होता तो मैं और एक थर्ड चीज मान सकता हूं, जब मुझे बैलेंस शीट में 50 करोड़ मैनेजमेंट ने दिखाया तो मैं एक थर्ड चीज मान लिया कि ये 50 करोड़ के रिगार्डिंग जो भी राइट्स, क्या बोला मैंने, जो भी राइट्स है वो राइट्स एंटिटी के पास है, सही है, सही है क्या, वो एंटिटी के पास ही राइट्स होने चाहिए। तो ये जो 50 करोड़ का है, तो मैनेजमेंट मुझे इनडायरेक्टली बोलना चाहता है कि सर ये राइट्स विद रिस्पेक्ट टू 50 करोड़ का पीपी दैट बिलोंग्स टू अस, वो एंटिटी के पास ही है सर, एंटिटी के ही राइट्स है उसके ऊपर, ठीक है। फोर्थ, पहली बात हो गई, मैनेजमेंट ने मुझे इंप्लाइडली बता दिया कि सर एग्जिस्ट करता है, तो आप हमारे ऊपर ये डाउट मत लो कि जो हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं वो एक्चुअल में है ही नहीं। नहीं सर, 31 मार्च को हमने दिखाया, मतलब मैनेजमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, क्लेम कर रहा है कि भाई वो उनके पास एग्जिस्ट करता है। सेकेंड चीज, मैनेजमेंट ने मुझे सेकेंड इंप्लीकेशन दिया कि सर ये जो भी वैल्यू दिख रहा है ना आपको, ये एकदम एप्रोप्रिएट है, एकदम सही है, ये इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाटएवर यू वांट टू से, जो भी हमारे पास एप्लीकेबल है। थर्ड, मैनेजमेंट ने मुझे इनडायरेक्ट इंप्लाइड क्लेम कर दिया भाई कि ये जो भी एसेट्स आपको दिख रहे हैं इनके राइट्स हमारे पास ही है, मतलब ये एसेट्स हमारे ही है, ये हमारे ही नाम पे है, ये एंटिटी के ही नाम पे है, ये एंटिटी के ही एसेट्स है, परफेक्ट है। अभी फोर्थ थिंग जो मैनेजमेंट मुझे बोलना चाहता है, जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, सर अगर मैं आज आपके यहाँ पे आके जाऊं और देखूं, अगर मैं 31 मार्च को आपके फैक्ट्री को विजिट करता, तो एक ऐसा चीज पॉसिबल था ना, क्या पॉसिबल था कि आपके पास एक्चुअल में तो 60 करोड़ के एसेट्स है, बट बुक्स में दिख रहे 50 करोड़ ही, मतलब 10 करोड़ के एसेट्स तो दिख ही नहीं रहे, 10 करोड़ के एसेट्स दिख ही नहीं रहे बुक्स में। ऐसा पॉसिबल है क्या, पॉसिबल है क्या, एब्सोल्युटली यस ना, पॉसिबल है। उनके पास एक कैलकुलेटर था जो उन्होंने दिखाया नहीं, लेट से मैं बोलूं एक 200 रुपए का कैलकुलेटर था, उन्होंने दिखाया नहीं पीपीई में। अभी मैं बोलूं चलो 200 रुपए की तो चीज एनिमेज पीपीई में दिखेगी नहीं, बट मैं अगर बोलूं लेट से कोई मोबाइल है मेरे पास, ये पेन है, ये है 10,000 रुपए का पेन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम ही नहीं होता, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम होता है लेट से तो एक कोई चीज है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी सर इसको पीपीई दिखाया उन्होंने, बिकॉज लेट से इसका वैल्यू लाइफ 12 महीने से ज्यादा था, है ना, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत बेनिफिट मिलता है, इकोनॉमिक बेनिफिट, और ये स्ट्रीम के हिसाब से क्वालिफाई होता है पीपीई दिखाने के लिए। सो अगर मैं बोलूं कि सर ये क्वालिफाई होता है, ये पीपीई दिखना चाहिए था, बट है ही नहीं इनके पीपीई में 50 करोड़ में, तो पॉसिबल है क्या, एब्सोल्युटली यस। बट उसने मुझे इनडायरेक्ट क्लेम क्या कर रहा है वो, जब वो 50 करोड़ बोलना चाहता है तो बोलना चाहता है कि हमारे पास ऐसा कोई है ही नहीं, बट अगर होता तो हम सर, अगर होता तो हम उसको रिकॉर्ड करते, मतलब जो रिकॉर्डेड एसेट है, क्या बोला मैंने, जो रिकॉर्डेड वैल्यू है दैट इज कंप्लीट, क्या बोला मैंने, दैट इज कंप्लीट। तो ये हुआ आपका कंप्लीटनेस, परफेक्ट, क्लियर विद दिस कि कंप्लीट है सर, जो भी दिख रहा है बैलेंस शीट वो सब कंप्लीट चीज है, ऐसा कोई चीज है नहीं कि जो एक्चुअल में तो है बट बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा, ऐसा कोई भी सीन है नहीं सर, जो एक्चुअल में एसेट है हमारे पास, लायबिलिटी है हमारी, बट हमने दिखाई नहीं बुक्स में, ऐसा नहीं होगा। आपको बैलेंस शीट में जो भी दिख रहा है दैट इज ऑट सेट, ऐसा कोई भी नहीं है जो है एक्चुअल में बट उसमें नहीं दिख रहा, ऐसा नहीं होगा सर, दैट इज व्हाट दे आर क्लेमिंग टू मी।
और कुछ क्लेम बचा, एक क्लेम बचा है, उसका मैं थोड़ी देर बाद बात करूंगा। चलो, मैनेजमेंट ने ये सब क्लेम कर दिया मुझे। सर जब मैं बोला बैलेंस शीट में मेरे एसेट्स भी आएंगे बेटा, एंड उसके बाद में आपके लायबिलिटीज भी आएंगे। लायबिलिटीज में एक एग्जांपल लिया मैंने, ट्रेड पेबल्स, मतलब आपके क्रेडिटर्स। जब ट्रेड पेबल्स मुझे दिख रहे हैं कुछ यहाँ पे 3 करोड़ के, मतलब मुझे क्या दिख रहा है कि भाई ये ट्रेड पेबल्स एग्जिस्ट करते हैं, ये मतलब 31 मार्च को एक्चुअल में कंपनी को पे करने थे कुछ 3 करोड़ के पेबल्स थे किसी और को। सही है, दिख रहा है आपको ऐसा? यस एब्सोल्युटली दिख रहा है सर। तो एग्जिस्टेंस का असर्शन इधर एप्लीकेबल हो गया। वैल्यूएशन मतलब एक्चुअल में 3 ही करोड़ पे करने थे, ज्यादा कुछ नहीं थे, तो जो भी ये वैल्यू दिख रहा है ये एब्सोल्युटली सही है, तो ये भी तो सही है। इसके बाद राइट्स बात करूंगा क्या मैं? यहाँ पे वर्डिंग राइट का सही होगा क्या? राइट का वर्डिंग, अरे मुझे पे करने किसी को, तो मेरा राइट क्या बोलूंगा मैं? राइट नहीं भाई, यहाँ पे वर्डिंग होना चाहिए ऑब्लिगेशन, एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे राइट्स के साथ आता है ऑब्लिगेशंस। क्या बोला मैंने बेटा? राइट्स के साथ आता है ऑब्लिगेशन। जो मेरा होने वाला है उसको बोलूंगा भाई मैं राइट। तो एसेट तो मेरा खुद का है एंड मेरा होने वाला है, जैसे कि डेटर्स, तो दैट इज व्हाट माय राइट्स। बट उसके ऊपर मैं राइट्स बोल सकता हूं। जब मुझे किसी को देना है तो उसके लिए मैं ऑब्लाइज्ड होता हूं, ऑब्लिगेशन। तो ऑब्लिगेशन का वर्ड आएगा आपके लायबिलिटीज के लिए। सही है, सिर्फ वर्डिंग में गैप था, बाकी कुछ नहीं। राइट्स आएगा आपके एसेट्स के लिए, ये ऑब्लिगेशंस आएगा आपके लायबिलिटीज के लिए। I hope you guys are very much clear with this particular thing. Perfect clear with this and completeness. Again sir, जो भी assets दिख रहा है, जो भी liabilities दिख रहा है, ये complete है। ऐसा कोई भी नहीं है कि actual में तो हमने पे करना है बट हम बुक्स में नहीं दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा सर, complete है। ये मैनेजमेंट मुझे बोल रहा है। अभी जब डेफिनेशन पे आ जाओ आप एक बार फिर से, मैनेजमेंट ने कुछ रिप्रेजेंट किया, कुछ क्लेम्स किए, सही है। जो इंप्लाइड है एक्सप्लिसिट है, सही है। इंप्लाइड तो ठीक है, अभी एक्सप्लिसिट में बताऊंगा आपको। एक्सप्लिसिट मतलब मैनेजमेंट ने मुझे नोट्स टू अकाउंट्स में लिख के दे दिया कि वी डू नॉट हैव एनी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, वी डू नॉट एंटिटी डू नॉट हैव एनी कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। तो ये क्या हुआ? एक्सप्लिसिट असर्शन। वो बोल के दिखा रहा है भाई कि एक्सप्लिसिट है। और इसमें मैंने बोला एक्सप्लिसिट में 2 टाइप आएंगे, एक पॉजिटिव आएगा, एक निगेटिव आएगा। क्या पॉजिटिव मतलब? वो बोल के दिखा रहा है पॉजिटिवली कि ये हमारे पास है, ये एग्जिस्ट करता है, सही है। बट जब वो निगेटिव बोलेगा तो निगेटिव में क्या बोलेगा? भाई ये हमारे पास नहीं है, आपको दिख नहीं रहा है, मतलब नहीं है, ठीक है। बैलेंस शीट में मुझे प्रोविजंस नहीं दिखा यहाँ पे, तो मतलब हमने मान लेना है कि भाई इनके पास कोई प्रोविजंस नहीं है, जरूरत नहीं है इनको प्रोविजंस की। बैलेंस शीट में मुझे कोई इंटेंजिबल एसेट नहीं दिखा अभी इसमें, तो मैं मान रहा हूं कि इंटेंजिबल एसेट नहीं है। बट इसी के नीचे उन्होंने नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेसिफिकली लिख के दे दिया, नोट्स टू अकाउंट्स में स्पेसिफिकली लिख के दिया कि वी एंटिटी डू नॉट हैव, क्या लिखा? एंटिटी डू नॉट हैव एनी इंटेंजिबल एसेट। लिख सकते हैं सर ऐसा? एब्सोल्युटली लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लिख सकते हैं ना। दैट इज फॉर द बेटर क्लैरिफिकेशन ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो दे कैन डेफिनेटली राइट दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर सर ये स्पेसिफिकली ऐसा लिख रहे हैं, मतलब दिस इज इंडिकेटिंग को असर्शन वो क्लेम कर रहे हैं, एंड निगेटिवली क्लेम कर रहे हैं, एंड एक्सप्लिसिटली क्लेम कर रहे हैं। क्या बोला मैंने? निगेटिवली क्लेम कर रहे हैं, एक्सप्लिसिटली क्लेम कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सप्लिसिट हुआ। क्या बोला मैंने? ये मेरा एक्सप्लिसिट हुआ, एक्सप्लिसिट हुआ, एंड एक्सप्लिसिट में ये कौन सा हुआ बेटा? निगेटिव एक्सप्लिसिट असर्शन। क्लियर विद दिस? निगेटिव एक्सप्लिसिट असर्शन मतलब वो निगेटिवली बोल रहे हैं ना, जो नहीं है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं पॉजिटिव बोलूं तो एंटिटी हैव ऑब्लिगेशन टू पे बट विच इज अनसर्टन। एक सेकेंड नोट बोल रहा हूं, ये फर्स्ट वाला था, ये सेकेंड नोट बोल रहा हूं नोट्स टू अकाउंट्स में। अनसर्टन एंड ऑफ रुपीज 2 करोड़ which has been classified as contingent liability, which have been classified as contingent liability। सर ऐसा दिखा सकते हैं? एब्सोल्युटली मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। सर ये नोट्स वगैरह का रिक्वायरमेंट कौन देता है? कौन बोलता है ऐसा कि ये सब चीजें होनी चाहिए, ये मिनिमम चीजें आपके बुक्स में दिखनी चाहिए? ऐसा कौन बोलता है बेटा? आपको पता है? ये बोलता है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बोलता है शेड्यूल 3। तो जो स्पेसिफिक फॉर्मेट्स दिए हैं, स्पेसिफिक फॉर्मेट्स ऑफ व्हाट? फॉर्मेट्स और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स,
disclosure requirements of what? Financial statements. Financial statements. These are given by Schedule 3. बहुत गंदी हैंडराइटिंग आ रही है क्या मेरी? क्या हो रहा है मेरे साथ आज? सर हर रोज ही आते हैं। अरे यार अभी क्या हो रहा है? शेड्यूल नहीं हो रहा आज मेरे से, पता नहीं क्यों। ये ढोकला शेड्यूल ही नहीं आ रहा, ये पेन ही नहीं चल रहा ठीक से। हाँ अभी ठीक है। शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर विद दिस? ये शेड्यूल 3 याद रखना। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। शेड्यूल 3 रिक्वायर करता है स्पेसिफिक डिस्क्लोजर एंड अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 अगर कोई कॉन्टिजेंट लायबिलिटी है दैट हैज टू बी डिस्क्लोज एंड अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी रिक्वायर करता है कि भाई आपको यहाँ पे दिखना ही चाहिए, कंटिजेंट लायबिलिटी का डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, डिस्क्लोजर जरूरी है। परफेक्ट। अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेस। ठीक है चलो, तो ये बात कर ली हमने। तो ये क्या हुआ आपका? एक्सप्लिसिट पॉजिटिव असर्शन। ये हुआ एक्सप्लिसिट, और पॉजिटिवली बोल रहा है ना, जो है उसको बता रहा है, पॉजिटिव असर्शन। क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। आई होप यू गाइस हैव क्लियर विद दिस पर्टिकुलर थिंग। ये तो हुआ बैलेंस शीट का। इसमें और एक चीज आता है, सर ये जो भी डिस्क्लोजर वगैरह है ना, ये डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट है क्या? सो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, क्या बोल रहा हूं मैं? प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, कि जो भी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रेजेंटेशन है एंड डिस्क्लोजर है, वेदर दोज आर एप्रोप्रिएट एंड इन अकॉर्डेंस विथ शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 ये आपका असर्शन बन जाएगा। क्यों? बिकॉज जब मैनेजमेंट मुझे एफएस देगा तो उनका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एफएस बनाना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट का। अगर मैनेजमेंट को बनाना है तो मैनेजमेंट हैज टू फॉलो दिस, मैनेजमेंट हैज टू फॉलो शेड्यूल 3 ना। तो मैनेजमेंट जब मुझे एफएस दे रहा है तो मैं इनडायरेक्टली मान नहीं सकता कि उन्होंने शेड्यूल 3 फॉलो किया। एब्सोल्युटली मान सकते हो सर, आपको कौन रोकेगा? तो यही तो बात है ना, ऑडिटर को कोई रोक नहीं सकता। दैट इज द रीजन ऑडिटर मान रहा है कि भाई उसने सब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एप्रोप्रिएट किया है। दैट्स वाई फिफ्थ असर्शन आया आपका, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। सर ये जो असर्शन आ रहा है ये तो बहुत कॉमन है। तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर नाम में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? आपका प्रेजेंटेशन जो हुआ, डिस्क्लोजर हुआ, वो एप्रोप्रिएट है क्या, वो एक्यूरेट है क्या, उस पे जो आया, एक सेकेंड, उसमें जो वैल्यूएशन दिख रहा है बैलेंस शीट के नोट्स का वो सही है क्या, उसमें जितने भी बैलेंस शीट के एसेट्स लायबिलिटीज दिख रहे हैं उसका बाइफर्केशन वो कंप्लीट है क्या, बाइफर्केशन कंप्लीटनेस। क्लियर विद दिस? आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एंड एक सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे एक असर्शन आता है जो सिर्फ प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर को एप्लीकेबल होगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्या बोला मैंने? अंडरस्टैंडेबिलिटी। सर ये अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या होता है? अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब जो भी प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर है वो समझने के लैंग्वेज में है। इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना मैंडेटरी है। तो अभी जो भी लिख रहा है भाई वो समझने के लैंग्वेज में है, सामने वाले को गुमराह नहीं कर रहा है। दैट इज व्हाट अंडरस्टैंडेबिलिटी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अंडरस्टैंडेबिलिटी, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का मेजर असर्शन। क्लियर विद दिस? बाकी ये जो है ना ये कॉमन आएगी इधर के, वैल्यूएशन, कंप्लीटनेस। क्लियर विद दिस? परफेक्ट। चलो, तो ये चीज आपने इंश्योर करना है। आपका हुआ बैलेंस शीट का असर्शन खत्म। सर सिर्फ बैलेंस शीट? अरे भैया अपने को तो अभी तो डिस्कस करना है अपने P&L के भी असर्शंस ना, P&L प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के असर्शंस। ये तो एज ऑन डेट थे एंड इसीलिए इसको बोलते हैं अकाउंट बैलेंस लेवल असर्शंस। क्या बोला मैंने? दिस इज योर टेक्निकल वर्डिंग्स, अकाउंट बैलेंस लेवल। तो असर्शंस पहला हुआ मेरा अकाउंट बैलेंस लेवल के लिए, एंड P&L में बोलूंगा मैं ट्रांजैक्शंस लेवल। बराबर है? P&L में तो फॉर द पीरियड दिखेगा ना, तो ये ट्रांजैक्शंस लेवल असर्शन हुए आपके। क्लियर विद दिस? दिस आर व्हाट योर टेक्निकल वर्डिंग्स, ट्रांजैक्शन लेवल P&L एंड अकाउंट बैलेंस लेवल बैलेंस शीट। ठीक है? क्लियर विद दिस?
अभी नेक्स्ट आएगा आपका P&L में क्या क्या बातें करेंगे। सेम चीज एकदम एग्जैक्टली यही लॉजिक लगा के सोच लेना, जो जो भी हमने बैलेंस शीट को लगाया वैसे ही थोड़ा ट्रांजैक्शन के लेवल से सोचना। ट्रांजैक्शन में जो रेवेन्यू दिख रहा है बेटा, ये जो रेवेन्यू है 250 करोड़ का, ठीक है। अब ये 250 करोड़ पूरा है क्या, मतलब ऐसा कोई हुआ क्या कि जो मैंने सेल किया बट बैलेंस शीट में सॉरी P&L में दिखाई नहीं? पॉसिबल है, जो सेल किया उसको नहीं दिखाना है भाई, उसको प्रॉफिट कम करना है। अरे उसको प्रॉफिट कम करना है क्यों? एक तो उसको टैक्स कम भरना है, नहीं तो फिर उसको मिसलीड करना है सामने वालों को और बताना है भाई ये प्रॉफिट हमारे इस ईयर का नहीं अगले साल का है, कुछ तो उसको झोल करना है। अगर झोल करना है क्यों करेगा भाई? उसको डिविडेंड नहीं पे करना है, इधर वो भी रीजन हो सकता है कि जो हमने एकदम इंट्रोडक्शन सेक्शन में लिया था, तो इधर उसको डिविडेंड नहीं पे करना है या इधर उसको टैक्स पे नहीं करना है ज्यादा, कुछ तो रीजन की वजह से उसको प्रॉफिट कम करना है। तो व्हाट ही कैन डू कि भाई इस साल में जो रेवेन्यू हुआ, इस साल में जो रेवेन्यू हुआ वो दिखा ही मत, बट एग्जैक्टली ऑपोजिट सीन हो सकता है। क्या एग्जैक्टली ऑपोजिट हो सकता है? ये तो पहला वाला एग्जांपल हुआ कि सर इसको बोलते हैं अंडर स्टेटमेंट। इसको क्या बोलते हैं? अंडर स्टेटमेंट। क्या गिर रहा है भाई ये आजकल? हाँ, अंडर स्टेटमेंट। तो रेवेन्यू में दो बातें किया, देख लो। सबसे पहली मैंने बात किया सर रेवेन्यू। ओहो, ये जो रेवेन्यू है बेटा, ये जो रेवेन्यू है एक्चुअल में कितना है? एक्चुअल में है 50 करोड़, ठीक है, 50 करोड़। अरे यार मैं एक्चुअल फिर से मैं शुड भी लिखता हूं, ठीक है। जो होना चाहिए 50 करोड़, ठीक है, क्लियर विद दिस। जो होना चाहिए 50 करोड़। अभी जब 50 करोड़ होना चाहिए, दो पॉसिबल सिनारियोस है, इधर उसको टैक्स वगैरह कम करना है, कम पे करना है, डिविडेंड पे नहीं करना है, तो वो दिखाएगा भाई रेवेन्यू तो 40 करोड़ का ही है। तो एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना है? एक्चुअल एफएस में कितना है? इधर 50 करोड़ या कितना 40 करोड़। एक्चुअल एफएस में कितना है? इधर 40 करोड़ या 60 करोड़। दो में से पॉसिबिलिटी है। अगर उसको झोल करना है, फ्रॉड करना है कुछ, तो वो ऐसा कर सकता है। तो सर एक्चुअल में तो 50 करोड़ होना चाहिए था, बट एक्चुअल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो 40 करोड़ है और 60 करोड़ है। ऐसा कब करेगा वो? कम कब करेगा? टैक्स इवेजन। पता है ना आपको, टैक्स कम करने के लिए, या व्हेन नॉट टू डिक्लेयर द डिविडेंड टू शो इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स। और कुछ वे है क्या सर इसके लिए? एब्सोल्युटली। एक तो रेवेन्यू को कम करो या आपके कॉस्ट को बढ़ा दो, प्रॉफिट्स को कम करना एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है ना। और ये कब करेगा 60 करोड़? जब उसको दिखाना है टू इंक्रीज द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। जस्ट मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, काफी सारे रीजंस हो सकते हैं ऑफ द कंपनी। गुडविल बढ़ाना है, शेयर प्राइस बढ़ाना है, तो उसके लिए टू डिक्लेयर डिविडेंड व्हेन कंपनी डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। ये क्या बात कर दी सर? इधर भी इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स लिखा, डज नॉट हैव सफिशिएंट प्रॉफिट्स। बट सर प्रोमोटर को पैसा चाहिए ना बेटा, उनके पास प्रॉफिट्स तो नहीं है, वो एक्चुअली में डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, बट उनको पैसा दिखाना है भाई। प्रोमोटर को जरूरत है पैसे की। अगर प्रोमोटर को जरूरत है पैसे की तो वो बोलेगा भाई मुझे डिविडेंड चाहिए। अगर मुझे डिविडेंड चाहिए तो उसके ही हाथ में है, तो रेवेन्यू को कम दिखाया था, अभी सॉरी कम है, एक्चुअल में तो कम है रेवेन्यू, बट अगर उसको डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उसको रेवेन्यू को ज्यादा दिखाना पड़ेगा, प्रॉफिट्स दिखाने पड़ेंगे, तभी तो डिविडेंड डिक्लेयर कर पाएगा। एंड वो इसके लिए क्या किया? रेवेन्यू को ज्यादा दिखाया, प्रॉफिट्स दिखाया, डिविडेंड डिक्लेयर किया, खुद को पैसे की जरूरत थी, पैसे ले लिए एज अ डिविडेंड। क्लियर विद दिस? ये रीजन हो सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होगा देख लो। अगर एक्चुअल में 40 करोड़ दिखाता है, जो होना चाहिए था 50 करोड़, दिखाया उसने 40 करोड़, तो झोल क्या हुआ? यहां पे झोल हुआ आपका अंडर ओवर स्टेटमेंट का, सॉरी 40 करोड़ दिखाया ना, हाँ अंडर स्टेटमेंट का। क्या हुआ? अंडर स्टेटमेंट का। क्लियर विद दिस? ये क्यों हुआ अंडर स्टेटमेंट? ये तो आपको वर्डिंग से ही समझ रहा होगा। अंडर स्टेटमेंट, अंडर मतलब कम दिखाना, कम दिखाना, ठीक है। अगर मैं बोलूं सर 50 करोड़ का 60 करोड़ दिखाया, इसको बोलेंगे ओवर स्टेटमेंट। क्लियर विद दिस? ओवर स्टेटमेंट। अभी मुझे बोलो भाई
ज्यादा दिखाना। ठीक है, बहुत ही खराब हैंडराइटिंग आ रहा है मराठी, तो कितने सालों बाद लिखा हूं मैं आज पहली बार। छोड़ दो ये। ओ अंडर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट। ठीक है, अंडर स्टेटमेंट की वजह से क्या होगा सर? अंडर स्टेटमेंट की वजह से P&L में दिखना चाहिए था 50 करोड़, दिख रहा है 40 करोड़। मतलब सर ट्रांजैक्शन तो हुआ है, क्या बोला मैंने? ट्रांजैक्शन तो हुआ है बट एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा P&L में। ट्रांजैक्शन तो हुआ है बट एक्चुअल में दिख ही नहीं रहा। मतलब सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंप्लीटनेस। क्लियर विद दिस? तो अंडर स्टेटमेंट की वजह से क्या हुआ सर? जो 40 करोड़ दिख रहा है ना, दैट इज नॉट कंप्लीट। कंप्लीटनेस इश्यू। क्लियर विद दिस? कंप्लीटनेस का इश्यू है ना यहां पे, सही है ना? कि सर जो है वो कंप्लीट नहीं है, जो है वो कंप्लीट नहीं है। अभी जब मैं ओवर स्टेटमेंट बोलूं तो यहां पे कंप्लीटनेस आएगा क्या? नो यार, यहां पे जो 60 करोड़ दिख रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो तो हुआ है सर, वो तो हुआ है बट वो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का नहीं है। और लेट से बोलूं एक्चुअल में तो रेवेन्यू 50 करोड़ का ही हुआ है बट इन्होंने दिखाया 60 करोड़, तो 10 करोड़ का फेक ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया। 10 करोड़ की जो एडिशनल किए ना वो फेक है, फेक है। तो मुझे बताओ जब ये फेक है तो ये एक्चुअल में हुए क्या ट्रांजैक्शंस? एक्चुअल में हुए क्या? बिल्कुल भी सर नहीं हुए। अगर एक्चुअल में ट्रांजैक्शन नहीं हुए, रेवेन्यू के ट्रांजैक्शन हुए सिर्फ 50 करोड़ के, वो दिखा रहे हैं 60 करोड़ के, एक्चुअल में हुआ ही नहीं ट्रांजैक्शन, तो इन दैट केस ये क्या बोलेंगे सर? 10 करोड़ जो एडिशनल बुक किया ये अकर ही नहीं हुआ। तो यहां पे इश्यू आएगा अकरेंस का इश्यू। क्लियर विद दिस? अकरेंस का इश्यू है। अकरेंस, अकरेंस मतलब सर हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो 60 करोड़ में से 10 करोड़ ऐसे हैं जो अकर ही नहीं हुए। अकर मतलब घटना, तो हुआ ही नहीं है ना, ट्रांजैक्शन ही हुआ नहीं, तो कैसे दिखाएंगे? तो अकरेंस का इश्यू। एंड इसी के बेसिस पे दो आपके असर्शंस बन गए। सबसे पहला आपका बना क्या? अकरेंस। एंड सेकेंड आपका बना कंप्लीटनेस। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। तो जब मैनेजमेंट मुझे दिखा रहा है भाई P&L स्टेटमेंट, तो वो मुझे बोलना चाहता है कि सर जितने भी रेवेन्यू दिख रहा है ना आपको, अभी अपने एग्जांपल में आ जाओ। यहां पे उसने कितना दिखाया? 250 करोड़। तो जब मैंने 250 करोड़ देखा तो मुझे दिख गया भाई ये 250 करोड़ अकर हुआ है, मतलब पूरा 250 करोड़ हुआ है एक्चुअल में, इसमें कोई फेक नहीं है, ऐसा मैनेजमेंट मुझे बोलना चाहता है ना। ठीक है, अभी सेकेंड चीज यहां पे मुझे दिखा कंप्लीटनेस। मतलब क्या कि सर ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है जो एक्चुअल में तो हुआ है बट मैनेजमेंट ने दिखाया नहीं, तो ये 250 करोड़ क्या है? कंप्लीट है। थर्ड चीज पॉसिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आएगा अभी। हाँ, ये है आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20। क्या बोला मैंने? FY 19-20 मतलब क्या? 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20। बहुत चिंदी बात बता दी। चलो इसके बाद आएगा 31 मार्च 21। ठीक है, अभी मैंने बोला देख लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपका सबसे सिग्निफिकेंट चीज होता है। ये जो है ना ईयर, इसका मैं ऑडिट कर रहा हूं। अभी क्या हो रहा है देख लो, क्या हो रहा है देख लो। इन्होंने क्या करना था? इनको रेवेन्यू कम दिखाना है। अगेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव 1 अंडरस्टेट रेवेन्यू, अंडरस्टेट प्रॉफिट्स बोलता हूं मैं। ठीक है, तो प्रॉफिट को कम कराना मतलब वो रेवेन्यू को अंडरस्टेट कर रहे हैं। ठीक है, अभी रेवेन्यू को अंडरस्टेट करना, तो एक्चुअल में तो ट्रांजैक्शंस हुए लेट से 50 करोड़ के अकॉर्ड ट्रांजैक्शंस, ये तो सब अकॉर्ड हुए ना, और इन्होंने बैलेंस शीट में दिखाए सिर्फ 45 करोड़ के। सही है, सिर्फ 45 करोड़ के दिखाए। सर ये जो 5 करोड़ के हुए, इनका गैप कहां पे गया? फिर ये देख लो, पॉसिबल चीज क्या है? ये वो क्या कर सकते हैं कि ये जो 5 करोड़ के इतने पीरियड में ट्रांजैक्शन हुए ना, इसमें से एक सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन हुआ था 5 करोड़ का, तो इसको उन्होंने दिखाया भाई इस पीरियड में हुआ ही नहीं, वो अगले साल में हुआ, यहां पे 5 करोड़ को रिकॉर्ड किया। क्लियर विद दिस? हुआ कब था ट्रांजैक्शन? 31 मार्च 2020 के पहले हुआ था, यहां पे ट्रांजैक्शन हुआ था, बट उन्होंने दिखाया कहां पे बेटा? उन्होंने दिखाया यहां पे
ये जो 5 करोड़ हुआ ना, ये एक्चुअल में इधर हुआ ऐसा दिखा रहे हैं, मतलब 31 मार्च 2020 में दिखा रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है सीन, तो फिर क्या हो रहा है सर? आपको समझ रहा है क्या? मेरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पी एंड एल तब सिर्फ इतना तक ही कवर करेगा, ये 5 करोड़ तो मेरे पी एंड एल में आएगा ही नहीं, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग ना। मुझे बताओ ये अलाउड है क्या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से? एब्सोल्युटली नॉट सर, अलाउड ही नहीं है। एक्चुअल बेसिस पे अपना सिस्टम होता है। व्हेन द रेवेन्यू हैज अकर्ड अकॉर्डिंग टू एएस 9, जब रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एएस 9, यहां पे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए। इन्होंने एक्चुअल में यहां पे रिकॉग्नाइज किया, मतलब सर इन्होंने इनकरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया। क्या किया? अच्छे से आप, इनकरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। सही है, अकाउंटिंग पीरियड कौन सा था? सही वाला। करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड था अपना 19-20, दिस वॉज योर करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। उन्होंने रिकॉर्ड किया 20-21 में, FY 20-21 में। पर्पस क्या था आपको समझ गया? रेवेन्यू को कम करना है, 50 करोड़ से 45 करोड़ करना है, तो 5 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको अगले साल बुक कर दो, मतलब कम हो जाएगा इधर। ठीक है, तो इनकरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किया, ये पॉसिबल गलती है, झोल है ना ये, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है ना, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट है ना गाइस, ऐसा हो सकता है। पर जब मुझे मैनेजमेंट बोल रहा है भाई कि 250 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, 250 करोड़ का रेवेन्यू हुआ, तो ये 250 करोड़ पूरे इसी अकाउंटिंग पीरियड का है। ऐसा कोई भी नहीं है इसमें जो इस अकाउंटिंग पीरियड में हुआ बट हमने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मतलब कंप्लीटनेस का इशू। एंड सेकंड थिंग, उसको गलत अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड नहीं किया, तो इसीलिए उन्होंने थर्ड असर्शन दिया मुझे, क्या? कट ऑफ। कि जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं वो सभी सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किए हमने, सही अकाउंटिंग पीरियड में रिकॉर्ड किए। ये पॉसिबिलिटी होता था आपका कब? जब आपको रेवेन्यू कम दिखाना है। सेकंड ऑब्जेक्टिव हो सकता है रेवेन्यू को ज्यादा दिखाना है, प्रॉफिट को बढ़ाना है। इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। जब ऑब्जेक्टिव 2 है, तो ऑब्जेक्टिव 2 में क्या कर सकते हैं? अगेन मैं लेता हूं ऑब्जेक्टिव 2, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओवरस्टेट रेवेन्यू, ओवरस्टेट प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स को ओवरस्टेट कर रहे हैं कैसे? बाय ओवरस्टेटिंग रेवेन्यू। क्लियर विद दिस इज द मोड, दिस इज द वे टू ओवरस्टेट प्रॉफिट, वन ऑफ द वे। अभी ओवरस्टेट करना है प्रॉफिट को, तो अगेन सीन क्या देख लो, अगेन सीन ऐसा ही है कि अपना फाइनेंशियल ईयर 19-20, फाइनेंशियल ईयर 20-21। अभी क्या कर सकते हैं? ये जो 31 मार्च 2020 है, यहां तक अपना रेवेन्यू आएगा। दिस इज व्हाट माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रेवेन्यू। अभी इन्होंने झोल क्या किया? यहां पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस कितने हुए थे बेटा? यहां पे एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हुए थे कुछ 50 करोड़ के। इनको इसको बढ़ाना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना है 60 करोड़ में। ठीक है, एक्चुअल में ट्रांजैक्शंस हुए सिर्फ 50 करोड़ के, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाना चाहते हैं 60 करोड़। तो आगे का जो 10 करोड़ के, लेट से 5-5 करोड़ के, अगेन 2 ट्रांजैक्शंस हुए अप्रैल मंथ में, अप्रैल 20 में। तो इसको क्या किया भाई? ये 5 करोड़ के जो ट्रांजैक्शंस थे ना बेटा, इसको यहां पे मूव कर लिए इन लोगों ने। इसको इधर बुक किया, इसको भी इधर बुक किया। ठीक है, तो ये जो आगे का पीरियड का ट्रांजैक्शन सर इधर बुक कर रहे हैं 5-5 करोड़ के, इसके वजह से 10 करोड़ का रेवेन्यू बढ़ गया, और ये 50 + 10 करके आपका बन गया क्या? इधर 60 करोड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सही है, इन दोनों का बन गया आपका क्या? 60 करोड़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। क्लियर विद दिस? अभी क्या हो रहा है? यहां पे जब हम देख रहे थे पहले वाले सिनारियो में, तो यहां पे तो मेरा क्या हो रहा था? पोस्टपोनमेंट ऑफ रेवेन्यू, पोस्टपोन द रेवेन्यू। सही है, अभी जो हुआ उसको पोस्टपोन करो सब। अभी यहां पे उल्टा हो रहा है, यहां पे पोस्टपोन नहीं हो रहा है, यहां पे प्रीपोन हो रहा है रेवेन्यू। क्या बोला मैंने? प्रीपोन द रेवेन्यू। उसका पर्पस भी आपको समझ गया। अगेन सेम टाइप का गलती हो रहा है कि सर इस अकाउंटिंग पीरियड में होना चाहिए था रिकॉर्ड 20-21 में, वो हुआ इधर 19-20 में, तो अगेन इनकरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। अगर इनकरेक्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो अगेन कौन सा असर्शन आया? कट ऑफ। सही है, क्लियर विद दिस? आर यू गाइस देयर विथ मी?
सो अगेन कट ऑफ आया। कट ऑफ के दो सिनारियोस पॉसिबल समझ गए, आइदर पोस्टपोनमेंट और प्रीपोनमेंट। अभी ये सिर्फ रेवेन्यू बोला मैंने, ये सेम चीज परचेसेस के लिए भी हो सकता है, ये सेम चीज एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकता है, कोई भी वे ना। मैंने तो रेवेन्यू के थ्रू बोला, प्रॉफिट एंड लॉस का कोई भी आइटम ले लो उसके थ्रू हो सकता है। सही है, एब्सोल्युटली सही है, क्लियर विद दिस। चलो इसके बाद में आपका आया सर, ये जो भी अमाउंट दिख रहा है, अभी यहाँ पे जो हमने वैल्यूएशन जिस लॉजिक से लिया था वैसे ही चीज जो बैलेंस शीट में दिख रहा है वो सही है क्या, अमाउंट सही है क्या, यहाँ पर भी सर जो भी ट्रांजैक्शंस दिख रहा है वो अमाउंट सही है क्या। सर अगर अमाउंट सही है 250 करोड़ जो दिख रहा है, तो मैनेजमेंट क्लेम कर रही है 250 करोड़ मतलब एक्चुअल में 250 करोड़ ही है, AS9 के हिसाब से भी 250 करोड़ ही होना चाहिए। तो सर ठीक है ना, एक्यूरेसी ऑफ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस, मतलब सही वैल्यू पे रिकॉर्ड किया क्या। अभी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आएगा, अच्छे से ध्यान रख लेना, एकदम लास्ट पे पहुंच रहे हैं असर्शंस में। मैं जब भी ट्रांजैक्शंस की बात करता हूं तो ट्रांजैक्शंस दो नेचर के होते हैं मेरे, सही है। एक होता है मेरा रेवेन्यू नेचर, सेकंड होता है मेरा कैपिटल नेचर। आर यू गाइस देयर विथ मी? परफेक्ट। रेवेन्यू मतलब आपको पता है जो 12 महीने में रिकरिंग ट्रांजैक्शंस है, एंड कैपिटल नेचर मतलब आपको पता है जो आपको लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे, तो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक बेनिफिट्स देने वाले। ठीक है, और ये रिकरिंग नेचर है, लेस देन 12 मंथ्स में बेनिफिट्स। रिकरिंग नेचर 12 मंथ्स से कम, लेस देन 12 मंथ्स बेनिफिट। अभी मुझे प्रॉब्लम इसका भी नहीं है। चलो ये एक तो प्रॉब्लम आ गया मेरे पास। सेकंड प्रॉब्लम क्या हो सकता है, जब मुझे दिखाना था मेरे P&L स्टेटमेंट का नोट्स टू अकाउंट्स, नोट्स टू अकाउंट तो सबके रहेंगे ना, तो P&L के जब नोट्स थे तो ये नोट्स में मुझे, मैं जब एक्सपेंडिचर दिखा रहा था P&L के नोट्स में, एक अदर एक्सपेंसेस का मेरा नोट्स गया, अदर एक्सपेंसेस। तो ये अदर एक्सपेंसेस में क्या झोल हो रहा है देख लो। ये मेरा नोट था, इधर कुछ ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ था एंड रेंट एक्सपेंडिचर हुआ। अभी मैंने क्या किया भाई, लास्ट ये एक्चुअल सीन देखो, एक्चुअल में क्या हुआ है, एक्चुअल में क्या हुआ है जो सही है वो सिनारियो क्या है। लास्ट ईयर ट्रैवलिंग था 20 करोड़ का, इस साल वो हुआ कुछ, एक्चुअल में ट्रैवलिंग कुछ हुआ 30 करोड़ का। ठीक है, रेंट लास्ट ईयर में था कुछ 10 करोड़ का, और इधर भी आज लेट से 12 करोड़ का है। ठीक है, नहीं तो रेंट इस साल मान लेते हैं लेट से 8 करोड़ का हुआ। अभी इसका झोल क्या हो रहा है देख लो। ये शेयर होल्डर को दिखेगा कि भाई ट्रैवलिंग पे इन्होंने बहुत खर्चा किया, और मान लेते हैं कि यहाँ पे जो ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ है ना वो कुछ पर्सनल एक्सपेंडिचर है। क्या बोल रहे हैं कि जो 10 करोड़ एक्स्ट्रा हुआ ना, इसमें से 5 करोड़ जो है ना, 5 करोड़ तो जेन्युइन था, वो हुआ ही है एक्स्ट्रा बिजनेस के लिए, बट 5 करोड़ जो एक्स्ट्रा हुआ ना, वो 5 करोड़ उसके खुद के काम के लिए हुआ था, मैनेजिंग डायरेक्टर का, उसने पर्सनल एक्सपेंडिचर कंपनी के अकाउंट से किया और फ्रॉड किया। ठीक है, हो सकता है ऐसा। तो अभी वो देखेगा भाई, मैनेजमेंट सोच रहा है, पॉसिबल है ऐसा चीज होना कि मैनेजमेंट ने सोचा भाई ये ट्रैवलिंग अगर शेयर होल्डर को दिख रहा है 20 से 30 हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, तो शेयर होल्डर डाउट ले सकता है, कुछ तो झोल हो सकता है। तो इन दैट केस क्या करो, ये 30 करोड़ का ट्रांजैक्शन है ना, इसमें से 5 करोड़ को उठाओ और इधर बता दो। ओवरऑल टोटल में फर्क पड़ेगा क्या? टोटल तो उतना ही रहेगा, टोटल सेम रहेगा, सिर्फ यहां का ट्रांजैक्शन इधर दिखा दो। ये इसमें से 5 करोड़ निकालो और इधर दिखा दो। अभी जो एक्चुअल में दिखा रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो दिखा रहे हैं वो करंट ईयर का, ये था करंट ईयर, ये था प्रीवियस ईयर जो एक्चुअल में है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट ईयर दिखा रहे हैं, प्रीवियस ईयर दिखा रहे हैं, इस हिसाब से देख लो। यहाँ पे दिख रहा है 25 करोड़, यहाँ पे दिख रहा है 20 करोड़। अभी ये जो जेन्युइन 5 करोड़ का बढ़ा है, ये तो वो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि क्यों बढ़ा है क्यों नहीं बढ़ा है, ऑडिटर को, है ना। बट यहां पर जो सर 8 से में से 5 ऐड कर लिया, यहाँ पे 13 करोड़ दिखाया और ये 10 करोड़ दिखाया, वो एक्सप्लेन कर सकता है यार 10 करोड़ का 13 करोड़ पॉसिबल है, एक आधी एडिशनल प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, रेंट का एक्सकेलेशन हो गया, 10% 20% रेंट बढ़ गया, तो वैसे भी तो आपका रेंट बढ़ने ही वाला था, तो ठीक है 10 का 13 हो गया। यहाँ पर ऑडिटर को लगेगा भाई ठीक है सब सही है, 20 का 25 हुआ, इसका भी एक्सप्लेनेशन है, सही है, क्लियर विद दिस। बट मुझे बताओ ये एक्चुअल में सही था क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो इन्होंने झोल किया। इस टाइप का जो झोल होता है, ये भी एक सेकंड टाइप का झोल हुआ और ये एक वन टाइप का झोल हुआ। क्या किया, रेवेन्यू का इधर कैपिटल दिखा दिया, रेवेन्यू नेचर का था उसको कैपिटल दिखाया। क्यों? बिकॉज अगर रेवेन्यू दिखता तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम हो जाता, कैपिटल दिखेगा तो सिर्फ डेप्रिसिएशन का अमाउंट से कम होगा,
कुछ इसका पोर्शन कम होगा ना, कुछ परसेंटेज सिर्फ कम होगा, बट अगर मैं रेवेन्यू दिखाऊं तो मेरा पूरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, पूरा एक्सपेंडिचर उसी ईयर में राइट ऑफ हो जाएगा। तो रेवेन्यू का कैपिटल दिखाया अगर उसको प्रॉफिट को बढ़ा के रखना है तो, अगर प्रॉफिट को कम कराना है तो कैपिटल नेचर का पूरा रेवेन्यू दिखाएगा। पीपी खर्चा किया और उसका पूरा जो सिर्फ डेप्रिसिएशन दिखना चाहिए था कुछ परसेंटेज, उसने पूरा 100% ड्यूरिंग द ईयर ही राइट ऑफ कर दिया, तो प्रॉफिट तो जोरदार कम हो गया ना। तो पॉसिबल है रेवेन्यू का वो कैपिटल दिखा सकता है, कैपिटल का वो रेवेन्यू दिखा सकता है। ये अगर झोल पॉसिबल है तो ये हुआ आपका एरर ऑफ व्हाट, एरर और फ्रॉड टू इन व्हाट, क्लासिफिकेशन। सही है, क्लासिफिकेशन। तो ये टाइप का झोल हो सकता है भाई, क्लासिफिकेशन में गलती कर दी तो क्लासिफिकेशन फर्स्ट इन रेवेन्यू टू कैपिटल, कैपिटल टू रेवेन्यू, ये गलती हो सकता है। सेकंड क्लासिफिकेशन में गलती हुई भाई, ट्रैवलिंग का रेंट में दिखाया, ट्रैवलिंग का रेंट में दिखाया, या ऐसा कोई भी ना, ये तो वन एग्जांपल लिया। कोई भी एक्सपेंडिचर जो नेचर का है वो नेचर में नहीं दिखाया, वो किसी और जीएल में दिखाया, ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन का नेक्स्ट एरर, एंड दैट्स व्हाई आपका असर्शन नेक्स्ट बन गया कौन सा, क्लासिफिकेशन। आई होप यू गाइस आर क्लियर विद दिस, क्लासिफिकेशन। परफेक्ट। एंड यहां पे और एक कॉमन आएगा आपका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। जैसे अपना बैलेंस शीट में था वैसे इधर भी आएगा प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, बिकॉज इसका भी तो नोट्स होता है ना। क्लियर विद दिस। एंड अगेन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर में इधर कौन से आएंगे बेटा, ये वाला आएगा अंडरस्टैंडेबिलिटी, सही है, ये वाला आएगा इधर, ये तो कॉमन रहेगा ना, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए ना। इसके बाद नेक्स्ट चीज आएगा आपका कौन सा, कंप्लीटनेस। इसके बाद में और एक चीज आएगा आपका, जो भी प्रेजेंटेशन हो रहा है वो एक्यूरेट हो रहा है क्या, एक्यूरेसी, सही है। जो भी प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर हो रहा है उसका क्लासिफिकेशन सही है क्या, मतलब लॉन्ग टर्म का क्लासिफिकेशन शॉर्ट टर्म में तो नहीं कर दिया, ये तो प्रेजेंटेशन का ही था ना क्लासिफिकेशन। यहाँ पे जो हम एग्जांपल लिए अभी, ये प्रेजेंटेशन का क्लासिफिकेशन था, सही है। तो ये झोल हो गया इधर, क्लियर विद दिस। तो ये हुआ आपका क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखनी है। दीज आर व्हाट द असर्शंस। अभी एक लास्ट वाला वर्डिंग, एक बार डेफिनेशन पे आ जाओ, बस खत्म करते हैं, बहुत टाइम हो गया अपने को इसको डिस्कस करते हुए, बट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता, इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता। बिग फोर में जो भी ऑडिट होता है वो सब इसी के बेसिस पे होता है, मुझे जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं सब इसी के बेसिस पे करने पड़ते हैं। क्लियर विद दिस, इसके बिना ऑडिट नहीं हो सकता, दैट्स व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब मैंने बोला मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्लेम्स, आपको वो समझ गया। एम्बॉडीड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सब चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही आ रही है। क्लियर विद दिस। थर्ड, used by the auditor to identify the possible misstatements in the financial statements। तो ये इसी का यूज करके तो मैंने देख लिया ना भाई क्या टाइप की गलतियां हो सकती है। एग्जिस्टेंस का झोल हो सकता है, वैल्यूएशन का झोल हो सकता है, राइट्स का झोल हो सकता है, ऑब्लिगेशंस का झोल हो सकता है, कंप्लीटनेस का झोल हो सकता है, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर का झोल हो सकता है, अकरेंस, कंप्लीटनेस, कट ऑफ, एक्यूरेसी, क्लासिफिकेशन, ये सब टाइप के झोल हो सकते हैं। पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स को मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूं इसको यूज करके। एंड जब मैं ये आइडेंटिफाई करूंगा तब मैं सोचूंगा भाई अभी ये झोल एक्चुअल में हुआ या नहीं हुआ, ये देखने के लिए मुझे कुछ प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, दैट विल बी योर ऑडिट प्रोसीजर्स। एंड देन वो प्रोसीजर्स करके आप कंक्लूड करोगे कि ये जो टाइप के झोल हो सकते थे, पॉसिबल मिसस्टेटमेंट्स है, वो एक्चुअल में मिसस्टेटमेंट्स हुए या नहीं हुए। Clear with this? And that's where you will arrive at conclusion and you will give your audit opinion. Clear with this? I hope you should be absolutely clear with this particular assertion का point. अगर कुछ क्वेरी है तो मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता देना बेटा, है ना, और पर्सनली मुझे मैसेज कर देना व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, I'll resolve your query. ठीक है, क्लियर विद दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है, इसीलिए काफी टाइम ले लिया। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर इधर उधर थोड़ा लगा होगा तो प्लीज गाइस फटाफट थोड़ा स्पीड पे इसको रिवाइज कर लेना और ज्यादा एकदम कंफर्टेबल हो जाना इसके साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है आपका, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे हम असर्शंस के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, नहीं तो आपका दिमाग के ऊपर से जाएगा इसके आगे की चीजें। एंड नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे विथ नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट विद दिस योर नोट्स। हम नोट्स से आगे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ ऑडिट क्या होता है, ठीक है, अकाउंटिंग, ये थ्योरेटिकल पार्ट हम पढ़ेंगे। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने कवर कर लिया, ठीक है। चलो, टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बाय बाय।